यूनिक। हाँ जी, गुड इवनिंग। कल क्या पढ़ लिया था? चलो सुनाओ, देख पहले। बूंदी से अलग करके शाहजहां ने कौन सी जागीर बनाई थी, रियासत बनाई थी? कोटा। तो कोटा में कौन सा वंश था? कौन सा था? कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां। चौहानों की कौन सी ब्रांच थी? अलग से राजा किसको बनाया गया था? बहादुर सिंह कब राजा बनाया गया था? और उसे कौन सा घोड़ा गिफ्ट में दिया गया था? और क्या जीतने के कारण? मध्य एशिया। कौन सा राजा धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? उसने कौन सा महल बनवाया था? कौन से राजा ने फर्रुख शेर के कहने पर अटैक किया था? कहां पे किया था? बूंदी का राजा कौन था? बूंदी से क्या उठा के लेके गया? बूंदी का नाम बदल के क्या कर दिया? और फर्रुख शेर ने गिफ्ट में क्या दिया? वो कौन से संप्रदाय को मानता था, इसलिए उसने अपना नाम बदल के, कोटा का नाम बदल के, शेरगढ़ का नाम बदल के, बारह में कौन सा मंदिर बनवाया? सांवरिया जी का मंदिर। अंग्रेजों से संधि करने वाला कोटा का राजा उमेद सिंह ने संधि कब की? पूरक संधि कब की? दीवान के अधिकार किसको दे दिए गए? जालिम सिंह झाला और उसके वंशज को दे दिए गए। और सारी शक्तियां किसको दे दी गई? दीवान को। किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला के बीच कौन सा युद्ध हुआ? कौन जीता इसमें? कब हुआ था युद्ध? अंग्रेजों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? फिर अंग्रेजों ने कोटा को तोड़ के कौन सी रियासत बनाई? झालावाड़ कब बनाई गई? किसको राजा बनाया गया? राजधानी क्या बनाई गई? मदन सिंह झाला किसका पोता था? कोटा के कौन से राजा के टाइम विभाजन हुआ? परमारों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? आबू के परमारों का आदि पुरुष। उनकी वंशावली कहां से शुरू होती है? 9 भागों में राज्य किसने बांटा था, इसलिए उसका राज्य क्या कहलाया? नवकोटी मारवाड़ कहलाया था। उस पर किसने अटैक किया था? मूलराज प्रथम ने। तब वो भागकर किसके पास आ गया था? धवल राठौड़ के कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती? धंधुक पर किसने आक्रमण किया था? तब वो भागकर कहां चला गया था? चित्तौड़। चित्तौड़ किसके पास? दंडपति किसको नियुक्त किया गया? उसने कौन सा मंदिर बनवाया था? कौन सा? इसको और क्या कहा जाता है? विमल वसई कहा जाता है। और जमस्टोड ने इसके बारे में क्या कहा था? धंधुक की बेटी का नाम क्या था? उसने कहां पर बसंतगढ़ में क्या क्या? सरस्वती बावड़ी। इनका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। किसने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की? विक्रमदेव ने कौन से चालुक्य का साथ दिया? किसके खिलाफ साथ दिया? अच्छा, उसके बाद में धारावर्ष जो था वो कौन से युद्ध में भाग लेता है? कायंद्रा का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? गौरी और मूलराज सेकंड। उसकी संरक्षिका कौन थी? नाडोल का कौन सा राजा? आबू का कौन सा राजा? तो जालोर का कौन सा राजा? इसमें जीत किसकी हुई थी? एक तीर से कितनी भैंसों को बीन दिया कर? ऐसी उसकी मूर्ति कहां पर है? ऐसा अभिलेख कौन सा है? पाटनारायण अभिलेख कब का है? उसके भाई का नाम क्या था? प्रहलादन देव ने कौन सा शहर बसाया? कौन सा? प्रहलाद। कौन सा नाटक लिखा? किसके आक्रमण के समय रक्षा की थी? किसकी रक्षा की थी? सोम सिंह किसका बेटा था? वस्तुपाल तेजपाल ने कौन सा मंदिर बनवाया? उसे और क्या कहा जाता है? लूण वसही। और क्या कहा जाता है? प्रताप सिंह ने किसको और आगे चंद्रावती छीन ली थी? और रावल महारावल की उपाधि किसके टाइम धारण करने लगे? जालोर के सोनग्राउंड उनका कौन सा भाग दबा लिया था? अच्छा, मालवा के परमारों में उपेंद्र किसका नाम था? कृष्णराज के बेटे का नाम क्या था? डंबर सिंह कहां पर राज्य स्थापित करता? कहां पे? वागड़। मुंज परमार ने मेवाड़ के कौन से राजा पर हमला किया? कौन से शहर को तोड़ दिया? कहां पे कब्जा किया? और वो उस समय कहां पर शरण लेता शक्ति कुमार? धवल राठौड़ का कौन सा अभिलेख ये बताता? मुंज किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? हलायुद्ध ने कौन सी किताब लिखी? कौन सी? और परमगुप्त परिमल ने क्या लिखी? नवशासांक चरित। धनंजय ने क्या लिखी? धनपाल ने क्या लिखी? उसकी उपाधि क्या थी?
भोज परमार, सिंधुराज की उपाधि क्या थी? न कौन सी थी? नवसासांग। अच्छा, भोज परमार ने कहां पर मंदिर बनवाया था? चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर को अब क्या कहते हैं? सविदेश्वर मंदिर कहा जाता है। अच्छा, भोज परमार ने कहां पर वो पाठशाला बनवाई थी? दहरा नगरी। पाठशाला का नाम क्या था? इसको किसने तोड़ दिया था? तुर्कों ने। यहाँ पे क्या बना दी फिर? कमाल। उसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? श्रृंगार मंजरी कथा और कुर्म शतक। कुर्म शतक कौन सी भाषा में? श्रृंगार मंजरी कथा किस किस की पंक्तियां संस्कृत पाठशाला की दीवारों पे थी? कुर्म शतक और पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी किसने लिखी? मदन किसके दरबार में था? वागड़ के परमारों का संस्थापक कौन था? उसकी राजधानी क्या थी? अर्थुणा। क्या थी? मंडलिक ने कहां पर मंदिर बनवाया? पाणाहेड़ा में। कौन सा बनवाया? चामुंडराज ने कहां पर बनवाया? कौन सा मंदिर बनवाया? कौन सा? प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? उनका आदि पुरुष कौन था? उसे अभिलेखों में क्या बताया गया? वो किसका ज्ञाता था? उसे रोहलिद्दी क्यों कहा जाता है? उसके बेटों ने कौन सी जगह जीती? वहां पे क्या बनवाया? उनकी वंशावली कहां से शुरू होती है? पहला पहली की उपाधि किसने धारण की? राजधानी को मेड़ता कौन ले गया था? उसका कौन सा बेटा सन्यासी बन गया? उसने किसको राजा बना दिया था? सिलूक वल्ल और तमणी किससे छीन लेता है? देवराज भट्टी। और उसका क्या छीन लिया था? उस कख किसका सामंत था? किसका? वत्सराज। वत्सराज की तरफ से कौन से युद्ध में भाग लिया? मुंगेर के युद्ध में। किसके खिलाफ लड़ने के लिए गया? वो किस किस का ज्ञाता था? ज्योतिष, व्याकरण, काव्य और बौद्ध प्रशस्ति कहां लगवाई गई थी? मंडोर के विष्णु मंदिर में। कब लगवाई गई थी? 837। घंटियाला में अभिलेख किसने लगवाए थे? ककुक ने। कितने अभिलेख लगवाए? पहला अभिलेख कहां से मिला? माता की साड़ को पहले क्या था? वो कौन सी भाषा में लिखा गया? दूसरा अभिलेख कहां से मिला है? उस स्तंभ को क्या कहा जाता है? वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? जय स्तंभ कहां कहां लगवाए गए थे? मंडोर और तो घंटियाला का पुराना नाम क्या था? और रोहिंच में क्या स्थापित किया गया था? राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसमें एक भाई तो क्या बनता था? बाकी भाइयों को भूमि बांटता, उसको जागीर या ठिकाना। जिसको मिलता था उसको क्या बोलते? क्या बोलते? और ये भाइयों को बांटता, इसलिए व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंधों पर। किस पे थी? रक्त संबंधों या बंधुत्व पर आधारित थी। यूरोप में रिलेशन कैसे थे बीच में? स्वामी और सेवक की तरह। लेकिन हमारे यहाँ पर समकक्षों में प्रथम था। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था, बल्कि क्या था? सामूहिक धरोहर था। जो सामंत है वो राजा के उत्तराधिकारी के चयन में मुख्य भूमिका निभाते। राजा को कौन सी सेवा देते? सैनिक सेवा। अपने क्षेत्र में क्या संभालते? प्रशासन। वहां से क्या लेते? रेवेन्यू। वहां की क्या देखते? कानून व्यवस्था। क्या देखते? मुगलों की मनसबदारी के कारण इसमें क्या आ गया था? पद सोपान। लेकिन फिर भी मूल ढांचा किसके समान बना रहा था? टेंट के समान बना रहा था। ये व्यवस्था किस पर आधारित थी? सम्मान एवं कर्तव्य। तो और सामंत जो राजा को भू राजस्व जमा करवाते वो क्या था? जो पट्टे में लिखा जाता वो ये क्या होता था? अनुमानित भू राजस्व। जितना वास्तव में जमा करवाया जाता ये क्या होता था? मेवाड़ में व्यवस्था किसने निर्धारित की थी? इसलिए इसे क्या कहा जाता था? राजा को जो सेवाएं देते उसको क्या बोलते? लेकिन इसके बदले में राजा कोई भी धन। और इसमें अपवाद कौन था? नया सामंत जो राजा को टैक्स देता उसको। मेवाड़ में इसको क्या बोलते? तलवार बंदाई, कैद खालसा और नजराना। मारवाड़ में क्या कहते? हुक्मनामा और पेशकशी। अपवाद कौन सा था? युवराज की पहली शादी के समय, राजकुमारियों के विवाह के समय। कौन सा? और युद्ध के समय। राजा सामंत के आने पर खड़ा हो जाता था। केवल आने पे खड़ा हो, आने जाने दोनों पे खड़ा हो। सामंत के कंधे पर हाथ रख दे, हाथ को अपने हरिद्य के लगा ले। और राजा अपने भाई बंधुओं को जागीरें बांधता। वो जागीरें ये कैसी होती थी? कैसी? वंशानुग। राजा प्रशासनिक अधिकारियों को बांटता। ये कैसी होती थी? राजा शहीदों को बांटता। ये कैसी होती थी? राजा धार्मिक अनुदान दिया करता। शासन जागीरें ये कैसी होती थी? कर मुक्त होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इतनी बातें बड़ी। अब लिखो सामंतों की श्रेणियां। हाँ, खड़ा हो जाए यार, सुनता नहीं हूं, किधर से बोल गया। एक ही बात। हाँ? विमल वसही, विमल सही नहीं, विमल वसही।
आबू और देलवाड़ा एक ही बात है, आबू पहाड़ का नाम है, देलवाड़ा नीचे है, एक ही बात है। हाँ, पूछ रहे कुछ आप? हाँ ठीक, देना यार माइक देना। प्रणाम सर। हाँ, सर मैं पूछ रहा था, कल आपने एक बताया था जब्ती। जब्ती, हाँ। हाँ, तो सर आपने बताया था कि जो कर लेने जाते हैं उनको शायद अपन जब्ती बोलते हैं, ऐसा बताया था। लेकिन सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें पूछा है कि जब्ती एक प्रणाली थी। वो आप मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, भू राजस्व की एक प्रणाली थी, जमीन नापने का एक तरीका था, उसको भी जब्ती बोलते ओके ओके। और सर एक चीज और था, कल जो अपन ने ये प्रत्यार वाला पढ़ा था, हैं। उसमें सर कुछ शायद और भी वो राजा वगैरह रह रहे थे, या इतना ही है सर इसमें? काम के इतने ही। वो सर जो मिहिर भोज और वो वो नहीं। भीनमाल वाले, मैंने कहा था ना इंडियन स्ट्रीम पढ़ेंगे, हम ओके मंडोर के प्रतिहार पढ़ रहे थे, वो भीनमाल के प्रतिहार ओके सर। इंडियन स्ट्रीम पढ़ेंगे। ठीक सर, थैंक यू। ठीक, चलो आगे लिखो, सामंतों की श्रेणियां, ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। सामंतों की श्रेणियां, ग्रेडिंग, ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, क्या क्या ग्रेड्स थे उनके ना। जैसे देखो बीच में मैंने एक कहीं आपको बताया था कि मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 सामंत होते थे, कुछ बातें की थी आपने, दूसरी तीसरी भी बता दी थी क्या? सारी बता दी थी? अरे यार फिर तो मैं क्या लिखूंगा, अलग अलग रियासत के लिखने, लिखो एक एक नंबर लगा के लिखो मेवाड़, अलग अलग रियासतों में अलग अलग ग्रेडिंग होती थी, एक एक लाइन लिख लो। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेवाड़। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेवाड़। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेवाड़। कितनी श्रेणियां थी पढ़ चुके हैं? पहली श्रेणी में कितने थे? 16 सामंत, उनमें सबसे मुख्य कौन? सलूमर का सामंत, वह राजा का राज तिलक करता था, राजा राजधानी में नहीं है तो हमेशा सेना का, राजा के साथ सभी कागज पत्रों पर पढ़ा था। दूसरी श्रेणी में कितने? तीसरी श्रेणी में कितने? 100 से अधिक, उनको क्या बोलते थे? पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट मारने की आवश्यकता नहीं। दूसरा लिखो मारवाड़, लिखो मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी, देयर वर 4 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मारवाड़। मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां थी, देयर वर 4 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मारवाड़। एक बार लिखना मत कुछ, आप एक बार देखते हैं अपने, बाद में मैं एक एक लिखवा दूंगा। बोलो देखे मैंने 4 नाम लिखे, क्या क्या लिखे है ना? 4 श्रेणियां थी, कौन कौन सी? राजवी, सिरदार, गिनायत और, पहले मैं बता देता हूं होते क्या क्या। राजा की निकट 3 पीढ़ी के सामंत राजवी कहलाते थे। राजा की निकट 3 पीढ़ी के सामंत क्या कहलाते? अब निकट 3 पीढ़ी कौन सी? एक राजा है, उस राजा के चाचा ताऊ जो लगते हैं, पिताजी के जो भाई है, एक पीढ़ी, उसके खुद के जो भाई हैं दूसरी पीढ़ी, उसके जो आगे बेटे होंगे वो तीसरी पीढ़ी। एक मेरे से पहले वाली, एक मेरी बाद वाली, ये मेरी कौन सी होगी? निकट। तो ये जो निकट 3 पीढ़ी के सामंत होंगे क्या होंगे? इन निकट 3 पीढ़ी के अलावा जो बाकी राठौड़, भाई मारवाड़ में कौन सा था? राठौड़ वंश। निकट 3 पीढ़ी के अलावा जो राठौड़ है वो कौन से होंगे? अब जैसे, अब देखो, अब ये राजा ये है ना, ये वाला राजा, इस पीढ़ी वाला राजा, इस पीढ़ी वाला राजा है, तो इसके पिताजी वाली पीढ़ी वाले राजा, इसके भाई राजा और इसके बेटे राजा। अब अगला राजा कौन बनेगा? ये अगला बनेगा इसका बेटा, इसका बेटा बनेगा, तो इसकी एक पीढ़ी ये, एक पीढ़ी ये, और एक पीढ़ी ये। अब ये नहीं, अब ये सिरदार हो गए, अब ये क्या हो गए?
मेरे पापा वाली पीढ़ी, मेरी पीढ़ी, मेरे संतान की पीढ़ी, ये तो मेरी निकट 3 पीढ़ियां। तो मेरे दादाजी वाली पीढ़ी क्या होगी अब? सिरदार। जैसे मेरी आगे वाली पीढ़ी जाएगी तो फिर मेरी पीढ़ी, उसकी पीढ़ी, उसके बेटों की पीढ़ी, तो मेरे पापा वाली पीढ़ी क्या होगी? आई बात समझ में? तो राजा की निकट 3 पीढ़ी के जो सामंत थे वो तो क्या कहलाते? राजवी। निकट 3 पीढ़ी के अलावा जो अन्य राठौड़ बच गए वो कौन है? मारवाड़ में राठौड़ वंश था, ज्यादातर सामंत भी कौन थे? राठौड़। राठौड़ों के अलावा कोई दूसरे राजपूत सामंत है, वो थे गिनायत। वो कौन थे? गिनायत का नॉर्मली मीनिंग होता है वे लोग जिनमें हम शादियां करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में आज भी वे लोग जिनमें हम शादियां करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे बहन के ससुर जी अपने घर पर आए हुए तो अपने ये हमारा गिनायत है, ये हमारे क्या है ना, भाई के ससुर जी आए हुए थे, ये हमारे गिनायत। ऐसे लोग जिनमें हम शादी ब्याह कर सकते हैं वो कौन हो गए? मान लो कोई चौहान है, वो मारवाड़ के अंदर बसा हुआ है, तो राजा उनमें शादी ब्याह कर सकता है? राजा राठौड़ है, चौहान रानी ला सकता है कोई? तो फिर वो उसके क्या हो गए? पर उनको कहते भाई तुम हो थर्ड ग्रेड, फर्स्ट और सेकंड तो मेरे भाई होंगे, तुम क्या हो? तो वो कौन से होते बाद में? गिनायत, तीसरे प्रकार है ना। तो राजा की निकट 3 पीढ़ी के, निकट 3 पीढ़ी के अलावा जिनमें शादी ब्याह कर सकता है। फिर कल मैंने बताया था कि भाइयों के अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी सामंत बनाना पड़ता जिनको मंत्री बनाते थे, वित्त मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी बताए थे, वो कौन से? उन्होंने कहा भाई तुम फोर्थ ग्रेड हो, पहले मेरे भाई, फिर रिश्तेदार, फिर तो भाइयों में भी पहले निकट वाले भाई, फिर दूर वाले। यही हो गया भाई। एक तो पापा वाली पीढ़ी, मेरी पीढ़ी, मेरे बाद वाली पीढ़ी, ये तो मेरे सबसे निकट हो गए। अब दादाजी वाली पीढ़ी के भी तो लोग हैं, दादाजी के जो भाई थे वो थोड़े से मेरे दूर हो गए, उससे भी पहले वाले थे वो थोड़े और दूर हो गए, पर वो सिरदार में गिने जाएंगे। किस में गिने जाएंगे? पहले पड़ गई बात। लिखो अब एक एक लिखते हैं, एक नंबर लगा के लिखो राजवी। एक नंबर लगा के, एक नंबर लगा के लिखो राजवी, फिर आगे लिखो राजा की निकट 3 पीढ़ी के सामंत। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं, त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद संयोगिता ने जोहर किया था, मोहम्मद गोरी ने उसे मार दिया था, अलग अलग मिल रहा है, क्यों पढ़ना है? अलग अलग पढ़ना ही नहीं है आपने। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि संयोगिता थी कि नहीं थी यही नहीं पता अभी। मैंने कहा था पृथ्वीराज रासो की बात है, पृथ्वीराज रासो पे अभी डाउट है। और अपने को कौन कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद संयोगिता का क्या हुआ, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। देखो राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत, feudal lords of near 3 generation of king, feudal lords of near 3 generation of king, राजा की निकट 3 पीढ़ी के सामंत। अब सुनो देखो, अब निकट 3 पीढ़ी के सामंत है, ये ना तो देंगे रेख, ना देंगे चाकरी, ना देंगे हुक्मनामा। क्या क्या जमा नहीं करवाएंगे? शुरुआत वाले 3 टैक्स बताए थे मैंने, भू राजस्व, रेख, सेवाएं, चाकरी। मारवाड़ में उत्तराधिकार शुल्क को क्या बोलते हैं? हुक्मनामा या पेशकशी। तो निकट 3 पीढ़ी के सामंतों को रेख, चाकरी तथा हुक्मनामा जमा करवाना। लिख लो, लाइन चेंज करके लिखना, ये रेख, चाकरी तथा हुक्मनामा नहीं देते थे। दे डिड नॉट डिपॉजिट रेख, चाकरी, हुक्मनामा। ये रेख, चाकरी तथा हुक्मनामा नहीं देते थे। दे डिड नॉट डिपॉजिट रेख, चाकरी, हुक्मनामा। रेख, चाकरी तथा हुक्मनामा नहीं देते थे। दे डिड नॉट डिपॉजिट रेख, चाकरी, हुक्मनामा। क्या नहीं देते थे? रेख, चाकरी और हुक्म। अब दूसरा लिखो, सिरदार। लिखो, निकट 3 पीढ़ी के अलावा अन्य राठौड़ सामंत, अदर राठौड़ feudal lords except near 3 generation। निकट 3 पीढ़ी के अलावा अन्य राठौड़ सामंत, अदर राठौड़ feudal lords except near 3 generations। अगला लिखो, गिनायत। वे सामंत जिन जो राजा से वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते थे, या राजा से वैवाहिक संबंधों से जुड़े सामंत, वे सामंत जो राजा से वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते थे। Those feudal lords which connected with king by marital relations, वे सामंत जो राजा से वैवाहिक संबंधों से जुड़े होते थे। Those feudal lords
who connected with king by marital relations. अगला लिखो मुत्सदी, चौथा लिख लो मुत्सदी। देखो प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनमें से कोई यदि सामंत बनाया गया तो प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी। तो पहले प्रकार के कौन से? राज। पहले प्रकार कौन से? राज। क्या क्या नहीं देते? रेख चा, कुल मिला कोई टैक्स नहीं देंगे। फिर टैक्स बचे कौन से? नजराना। नजराना न्योत कर तो शादी में कन्यादान है भाई साहब, देने ही पड़ेंगे, उसमें क्या है। गनीम बराड़, युद्ध के टाइम में तो हर किसी को सहायता करनी चाहिए। बेसिक जो मुख्य 3 टैक्स थे कौन से थे? रेख, चाकरी और उगमना। ये वो जमा करवाते। अपना सवाल ये हो सकता है कि सर ये जमा क्यों नहीं करवाते? भाई साहब राजा के भाई है, इतना फायदा तो मिले। राजा की निकट 3 पीढ़ी के हैं, इसलिए उनको इतना फायदा तो, दूर वालों को इस प्रकार का फायदा। ये ठीक वैसा ही है जब आप आरएस लग जाओगे, है ना, तो आप एसडीएम हो, आपकी पोस्टिंग है उपखंड अधिकारी चाकसू, उपखंड अधिकारी रिंगस, उपखंड अधिकारी पिलानी, उपखंड अधिकारी जैतारण। ऐसी कैसी जगह आपकी पोस्टिंग है तो आप तो वहां पर बैठे हो। चाकसू पोस्टिंग है तो चाकसू, जैतारण पोस्टिंग है तो जैतारण, डीग पोस्टिंग है तो डीग। राजस्थान में जहां पोस्टिंग दे दी वहां है। आपका भाई हनुमानगढ़ पे टोल नहीं दे रहा। कहां टोल नहीं दे रहा? क्यों? एसडीएम साहब का वो अपने आप को राजवी महसूस करता है। क्या महसूस करता है? ठीक चलती है उसकी, वो जहां भी जाता है वहां पर किसी ना किसी चीज में रेट कम करवा लेता है। भाई साहब मैं एसडीएम साहब का थोड़ा दूर का है, भुआ वाला मामा वाला चलाता तो वो भी है, पर उसकी थोड़ी कम। आपके ससुराल वाले, आपके भाई के ससुराल वाले, बहन के ससुराल वाले चलाते तो वो भी है, पर उनकी थोड़ी और कम चलती है, वो थर्ड ग्रेड में। आपके कोई दूर दराज के दोस्त है, चलाते तो वो भी है, लेकिन उनकी और आगे बात समझ में। तो आपका भाई तो कौन सा सामंत होगा? राज। चाचा ताऊ वाले भाई कौन से होंगे? बहन के भाई के ससुराल वाले। आपके दोस्त दोस्त कोई 2 होंगे, कौन से होंगे? आगे बात समझ में। हाँ, तो आप जब आरएस लग जाओगे तो आप तो मजे लोगे ही नहीं, जिंदगी के मजे यही लेंगे। आपकी तो भाई साहब 9 से 5 तक की जॉब है। हाँ, तो सुबह 9 बजे उठ के गए, सारे दिन जाके फाइलें रगड़ी, सारे दिन माथा पच्ची, अलग अलग प्रकार के लोग, कोई ऊंची आवाज में बोलने वाला, कोई नीची आवाज में बोलने वाला, किसी को मनाना, किसी को समझाना, किसी को धमकाना, 100 प्रकार की टेंशन लिए घर पे आओगे। सरदर्द वाली टेबलेट लेके ही नींद आएगी, वरना नींद ही नहीं आएगी, इतने दिन में माथा पच्ची होगी। है उसमें भी ये कोई और प्रेशर होगा कि साहब फलान जी का फोन आ गया, काम करना है नहीं करना है, उसमें और होगा। रात को भी हो सकता है आगे, उसके बाद भी साहब वहां लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, जाना पड़ेगा एसडीएम साहब को, तो भी जाना पड़ेगा। तो आप तो नौकरी करोगे, प्रेशर में रह के नौकरी करोगे, फील कोई लेगा? कौन लेंगे? वो यूं चलते यूं कहीं पर टोल टैक्स के ऊपर फास्टैग लगवाएंगे नहीं, वो साइड से गाड़ी निकालेंगे, अगला का वैसा हो गया कार्ड। किस बात का कार्ड? स्टाफ। कौन सा स्टाफ? एसडीएम साहब की गाड़ी है, ये ला एसडीएम साहब का कार्ड। और ऐसे आपके कई सारे भाई होंगे, उनके पास आपके कई सारे कार्ड होंगे, है ना। एक भाई हनुमानगढ़ में टोल नहीं दे रहा, एक चित्तौड़गढ़ में टोल नहीं दे रहा, एक करौली में टोल नहीं दे रहा, एक जैसलमेर में टोल नहीं दे रहा। राजवीर सामंत अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं आप। और टोल वाला तो मैं बताता रहता हूँ हमेशा कि मेरे को एक फ्रेंड और उसकी वो शादी के अंदर गए हुए, और उसकी शादी के अंदर मैं गाड़ी चलाऊं, और वो जो मेरा फ्रेंड आरएस लगा हुआ है वो बराबर बैठा हुआ, और उसने मेरे को कहा हुआ कि भाई साहब आपने टोल नहीं देना। मेरे तो क्या रात की नींद है, तो मैं तो थोड़ा सो रहा हूँ, और आप टोल आए तो ध्यान रखना, आप मत देना। ठीक है, तो मेरे पास उस वाला कार्ड। अब बारात की गाड़ियां तो टोल पे सब एक साथ जाएगी, बाराती गाड़ियों के पीछे सबके वो दिल बना हुआ, तो है ना। तो बारात गाड़ियां सब एक साथ रहती है। और मैं चूंकि दोस्त की शादी थी, एक तो क्या है भाई बारात में कौन जाते हैं, तो अपने दूल्हे के दोस्त हैं तो अपने जाएंगे, या दूल्हे के घर वाले जाएंगे, तो घर वाले तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपने अलग होते हैं। तो मेरा यूं था कि भाई मैं इनके पीछे पीछे गाड़ी रखूं, ताकि अपने इधर उधर ना हो जाए, इनके साथ साथ में रहे अपने। तो अपने उनकी गाड़ी के पीछे पीछे लगा रखी थी, दूल्हे के पापा वाली गाड़ी के ठीक पीछे रखो, ये जहां रुकेंगे अपने रुक जाएंगे, ये चलेंगे तो अपने चल लेंगे।
तो मेरे से पहले दो पहले बारात वाली गाड़ियां निकली, तीसरी वाली गाड़ी जैसे मेरी वाली गाड़ी गई, मेरी वाली गाड़ी जाते मैंने दिखाया, अपने राजवी सामंत थे उस दिन, आपने उसकी तरफ यूं किया, और टोल पे जो लड़के बैठे रहते हैं वो 10वीं 10वीं पास ही होते हैं, और वो काट गए देख। तो मैं यूं इरिटेट हुआ, मैं यार 50 रुपए की बात है, वो उसने दे दिया, कार्ड इस चक्कर में था, वरना मैं तो टोल दे के जाता हूँ भाई हमेशा। तो मैं मुझे लगा यार तो मैं क्या हुआ, तो उसने वापस मेरी तरफ देखा, तो मुझे लगा अच्छा ये फोटो मिला रहा है कि भाई जिस अधिकारी की फोटो वो तू लग नहीं रहा भाई, मेरे दाढ़ी बड़ी हुई, वो फ्लेप वाला शर्ट पहना वान। तो मैंने कहा ड्राइवर ड्राइवर सर मैं तो ड्राइवर हूँ, साहब सो रहे हैं पास के अंदर। तो अब वो उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ देखे, तो वो मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको मैं यार ये नहीं मान रहे, तुम्हारा कार्ड चलता तो है नहीं। तो उसको बड़ा गुस्सा है, उसने कहा, क्यों नहीं, क्या हुआ भाई साहब, कैसे नहीं चलता, मगर यार ये 5 मिनट हो गया यार, गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहा है, और कभी यूं देख रहा है कभी यूं देख रहा है। तो उसने यूं आगे मुंह निकाल के उसने कहा कह रहे कर इसको ग्रीन कर, जाने दे यहां से। तो उसने कहा भाई साहब, क्या भाई साहब तू जानता नहीं क्या मेरे को, उसने कहा इस कार्ड से 6 गाड़ियां निकल गई मैं नॉर्मली क्या होता है कि एक गाड़ी मेरी यहां निकल रही है, उसी कार्ड से एक कार्ड वैसा किसी की और के पास है, वो गाड़ी हनुमानगढ़ है, एक किसी की बीकानेर है, एक किसी के पास चूरू है, पर ब्याह में तो सारी एक जगह है। तो अलग अलग टोल पे निकल रही है तो पता नहीं चल रहा, पर एक पे निकल रही है तो अगला देख ही रहा है साहब फलान जी की गाड़ियां निकल रही है, थप्पड़ मारूंगा जाने। तो उसने कहा भाई जाओ, बोले क्या दिक्कत है, तुम जाना चाहो तो मुझे लगा कि भाई ये न तो रेख देता है, ना चाकरी देता है, ना, क्योंकि ये कौन सा सामंत है, कौन सा है, इसके जो बाकी भाई होंगे कोई चाचा ताऊ के, वो भी थोड़ी थोड़ी कहीं पे चलाते होंगे, वो कौन से हैं, इनके जो रिश्तेदार है वो कौन से हैं, और अपन जैसे कोई साथ वाले हैं वो कौन से हैं, है ना। तो आप भी आरएस लग जाओगे तो आपके जिस डिपार्टमेंट में जो कहीं होगे तो आप भी कहीं कहोगे कि सर मेरे लायक कोई सेवा हो तो, है ना। कहीं जैसे कोई जो स्टूडेंट लगे हुए या कोई मेरे साथ वाले लगे हुए, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए, आबकारी दारू वाले में, है ना, तो वो मेरे पास जितनी बार आते हैं सर आपका भाई है उधर, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता, अभी भी गाड़ी की चाबी दो आप, क्या है, अरे व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए, अरे मैं नहीं पीता हूँ, अरे क्या सर कोई नहीं रखो आप तो, को आए जाए उसको पिला देना आपने, तो आप भी ऐसे होगे, आप भी मेरे को कभी मुस्कुरा गए सर चाबी दे दो, है ना, तो कोई 2 4 बोतलें आप भी पहुंचा ही दोगे, मुझ सदी सावन तो मैं ही हो ही जाऊंगा आपका, है ना। चलो अगला लिखो, बीकानेर। अरे तो कमेंट्री बंद कर रहे, सुन बातें, अगला लिखो बीकानेर। मेवाड़ में कितने प्रकार के सामान, 3, मारवाड़ में 4, लिखो बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन बीकानेर। बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन बीकानेर। पर आप ऐसे मत करना, ऐसे कार्ड किसी को मत देना, नहीं दोगे, है ना, यूं पावर का दुरुपयोग नहीं करना, है ना। आप कहना मैं तो खुद भी टोल दे के जाऊंगा और बाकी भाई भी मेरे टोल दे के, पक्का फिर सर क्या मतलब आरएस लगने का, सर लगी इसलिए रहे हैं, हाँ हाँ नहीं नहीं, ये तो इतना तो थोड़ा थोड़ा तोड़ना ही चाहिए। बीकानेर में कितनी ग्रेड थी, 3, 1 नंबर लगा के लिखो, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड, प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड। तो बीकानेर की स्थापना करने वाला कौन था, राव बीका। तो बीका ने कहा भाई मेरे जो वंशज होंगे वो कौन होंगे, फर्स्ट, स्वाभाविक बात है, राजा के जो वंशज है कौन से होंगे, फर्स्ट ग्रेड, लिखो बीका के वंशज, डिसेंडेंट ऑफ बीका, बीका के वंशज, डिसेंडेंट ऑफ बीका। अब 2 नंबर लिखो, द्वितीय श्रेणी, सेकंड ग्रेड, द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड। अब देखो बीका के साथ में एक बीका का भाई आया था बिद्दा, बीका का एक काका आया था कांदर, वो जो है वो कौन से हो जाएंगे, सेकंड। तो बीका के अलावा अन्य जो राठौड़ सामंत थे वो कौन से हो गए, सेकंड, लिख लो, बीका के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़ सामंत,
अदर राठौड़ फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सेप्ट डिसेंडेंट ऑफ बिका, बिक्का के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़ सामंत, अदर राठौड़ फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सेप्ट डिसेंडेंट्स ऑफ बिका। 3 नंबर लगा लो। तृतीय श्रेणी, थर्ड ग्रेड। देखो आप थोड़ा सा, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बिक्का पहले राजधानी बनाना चाह रहा था कोडम देसर को, तो पुगल के भाटियों ने ऑब्जेक्शन कर दिया था और पुगल के भाटियों ने कहा था यहां हम राजधानी बनने, वो पहले से उस इलाके के अंदर थे। बाद में बिक्का उनको हरा देता है, वहां जो पहले से लोग रह रहे थे उनको बिक्का हरा देता है। हरा के बिक्का कहता है तुम मेरे सामंत बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? पहले वो वहां की शक्तियां थे, लेकिन बिक्का गया, बिक्का ने जाके उनको हरा दिया। बिक्का ने कहा राज्य मेरा है और तुम मेरे क्या बन जाओ? सामंत। पर बिक्का ने कहा तुम थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड मेरे बेटे, सेकंड ग्रेड मेरे भाई, तुम जो पहले वाले हो क्या हो? थर्ड ग्रेड। तो बिक्का से पहले के जो सामंत थे उनको बिक्का ने अपना कौन सा सामंत बना लिया? थर्ड ग्रेड। लिख लो, बिक्का से पहले के बीकानेर के सामंत, बिक्का से पहले के बीकानेर के सामंत, फेडरल लॉर्ड्स ऑफ बीकानेर बिफोर बिक्का। तो बीकानेर में कितने प्रकार के हो गए? 3। अब लिखो जैसलमेर। लिखो जैसलमेर में सामंतों की 2 श्रेणियां थी। देयर वर 2 ग्रेड्स ऑफ फेडरल लॉर्ड्स इन जैसलमेर। कितने श्रेणियां थी? 2। ये 2 श्रेणियां बनाई थी हर राज ने। किसने? हर राज का नाम पढ़ा था हमने, जो नागौर दरबार में जिंदा स्वीकार कर लेता। लिख लो, हर राज ने यह श्रेणियां स्थापित की थी। हर राज मेड दीज ग्रेड्स, हर राज ने यह श्रेणियां स्थापित की थी। हर राज मेड दीज ग्रेड्स। मैं ए और बी लगा के लिख रहा हूं, आप लिखो फिर अपने बात करेंगे। एक श्रेणी का नाम है जीवनी और दूसरी का नाम है डावी। लिखो आप तो एक बार, कौन कौन सी 2 श्रेणियां बताओ देखे। उसने कहा सामंत जो है उनको 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक श्रेणी कौन सी कर दी? जीवनी। एक कौन सी कर दी? जो राजा के राइट में बैठते हैं वो जीवनी, जो राजा के लेफ्ट में बैठते हैं वो, राजस्थानी भाषा में राइट हैंड को कहते हैं जीवनो, लेफ्ट हैंड कहते हैं डाउ। है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, यदि आपको राइट मोड़नी है तो आपको जीवनो ले, यदि आपको लेफ्ट मोड़नी है तो डाउ ले। तो डाउ मतलब लेफ्ट, जीवनो मतलब, तो जो राइट में बैठते वो तो कौन से हो गए? जीवने। और जो लेफ्ट में बैठते वो, जो राइट में बैठते हो शक्तिशाली होते, लेफ्ट में बैठते हो कम शक्तिशाली होते। इसका मतलब शक्तिशाली सामंत की साइड में बैठेंगे जीवनी, जीवनी श्रेणी के अंदर बैठेंगे, और जो कम शक्तिशाली हो किधर बैठेंगे? किधर बैठेंगे? देखो आप कभी और सोचना, आपने कई बार कहते हैं किसी मूवी के अंदर देखते हैं या कभी किसी नेता के बारे में कहते हैं कि वो उसका राइट हैंड है, वो उसका, तो वो राइट हैंड होता है वो शक्तिशाली होता है कमजोर होता है ना। इवन पहले गांव के अंदर जब हल जोतते थे ना, बैलों से हल जोतते, तो 2-2 बैल एक साथ हल जोतते, तो जो शक्तिशाली बैल होता है उसको रखते राइट, जो थोड़ा कमजोर होता है उसको रखते। तो शक्तिशाली सामंत होंगे वो किधर बैठेंगे? राइट में। जो थोड़े से कमजोर होंगे वो किधर बैठेंगे? लेफ्ट। तो राजा के राइट में बैठते वो सावण जीवने, और जो इधर बैठते वो कौन से हो गए? तो तुम सारे कौन हो? इधर वाले कौन है? भाई मैं राजा, तो ये जीवने, ये तुम्हारा कुछ ही नहीं। अगला लिखो, अगला लिखो आमिर। आमिर, बताओ खानवा के युद्ध में किसने भाग लिया था आमेर से? पृथ्वीराज। वो जो पृथ्वीराज था उसके 12 बेटे थे,
इसलिए उसने अपने राज्य के अंदर 12 मुख्य केंद्र बनाए। कितने केंद्र बनाए? 12 मुख्य सामंत बनाए। इसलिए उस व्यवस्था को बोलते 12 कोटड़ी व्यवस्था। क्या बोलते? कोटड़ी का मतलब केंद्र, सेंटर। 12 सेंटर बना दिए थे, इसलिए क्या बोलने लगे उस व्यवस्था को? लिख लो। पृथ्वीराज ने 12 मुख्य सामंत बनाए थे। पृथ्वीराज मेड 12 प्रोमिनेंट फ्यूडल लॉर्ड्स। पृथ्वीराज ने 12 मुख्य सामंत बनाए थे। पृथ्वीराज मेड 12 प्रोमिनेंट फ्यूडल लॉर्ड्स। 12 प्रोमिनेंट फ्यूडल लॉर्ड्स। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 12 कोटड़ी सिस्टम। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 12 कोटड़ी सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको? 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। अगला लिखो, कोटा। कोटा में 30 मुख्य सामंत थे। देयर वर 30 प्रोमिनेंट फ्यूडल लॉर्ड्स इन कोटा। कोटा में 30 मुख्य सामंत थे। देयर वर 30 प्रोमिनेंट फ्यूडल लॉर्ड्स इन कोटा। इनमें हाड़ा चौहानों की संख्या अधिक थी। इन विच मोस्ट ऑफ वर हाड़ा चौहान्स। इनमें हाड़ा चौहानों की संख्या अधिक थी। इन विच मोस्ट ऑफ वर हाड़ा चौहान्स। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। दे वर डिवाइडेड इन 2 ग्रेड्स। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। दे वर डिवाइडेड इन 2 ग्रेड्स। एक का नाम देसथी, एक का नाम हजूर थी। एक बार सुन लो फिर लिखेंगे अपने। कौन कौन सी 2 श्रेणी नाम बताओ? देसथी और हजूर। अच्छा बताओ, कोटा रियासत किसने बनाई थी? शाहजहां। किसने बनाई? मतलब मुगलों की बनाई हुई है। तो मुगलों के साथ संधि के द्वारा बनी रियासत। संधि का मतलब होता था कि भाई जो भी राजा मुगलों से संधि करेगा, मुगल जहां कहेंगे वहां उसको युद्ध करने के लिए जाना पड़े। जैसे हमने पढ़ा, माधो सिंह मध्य एशिया गया, मध्य एशिया जीता, इसलिए उसको क्या मिला था? बाद रफ्ता। हम कह रहे हैं मुकुंद सिंह धर्मत के युद्ध में लड़ता, वहां मारा गया, तो धर्मत के युद्ध मुगलों की तरफ से लड़ रहा है। हम कह रहे हैं भीम सिंह ने फर्रुख शेर के कहने पर, सब मुगलों की तरफ से। तो मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। वे सामंत जो कोटा के अंदर ही रहते थे, देश के अंदर ही रहते थे, वो तो हो गए देशथी। कौन से हो गए? जो राजा के साथ बाहर जाते थे वो कौन हो गए? जो हुजूर के साथ रहते हैं, हजूर। जो कोटा में ही रहते हैं, जो देश के अंदर है, देशथी। हुजूर के साथ बाहर चले गए। आई बात समझ में? लिख लो आगे। दो लिख लो, देशथी और हजूरथी। फिर देशथी के आगे लिख लो कोटा के अंदर, हजूरथी लिख लो कोटा के बाहर, राजा के साथ। इन कोटा और आउटसाइड कोटा। तो मेवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? 3। पहली श्रेणी में कितने? 16। सबसे मुख्य कौन? सलुम्बर। दूसरी श्रेणी में कितने? 32। तीसरी श्रेणी में कितने? 100 से अधिक। उनको क्या बोलते हैं? गोल के मारवाड़ सामंतों की श्रेणियां 4। निकट 3 पीढ़ी के राजवी, निकट 3 पीढ़ी के अलावा सिरदार, शादी ब्याह वाले, कर्मचारियों वाले। बीकानेर में कितने? 3। पहली श्रेणी में बीका के वंश, दूसरे में बीका के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़, तीसरे में बीका से पहले वाले। जैसलमेर में कितनी? 2। एक कौन सी? कौन से राजा ने बनाई? जैसलमेर, सॉरी, आमेर में मुख्य सामंत कितने? 12। कौन से राजा ने? पृथ्वीराज। व्यवस्था क्या बोलते हैं? 12 कोटड़ी। कोटा में कितने? 30। ज्यादातर कौन से? आड़ा चौहान। कितनी श्रेणियां? 2। एक कौन सी? हजूर, जो कोटा के अंदर रहेंगे, जो राजा के साथ बाहर जाएंगे। भाई बात समझ में? अब प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते थे? तो लिखो, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स।
सबसे पहले तो लिखो राजा, एक नंबर लगा लो किंग, राजा। प्रशासन का जो की पिन होता, की सेंटर जो होता था, वो कौन होता था? सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन? राजा। लिख लो, राजा प्रशासन का मुख्य केंद्र होता था। किंग वॉज की सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राजा प्रशासन का मुख्य केंद्र होता था। किंग वॉज की सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे अब रिपोर्ट किसको करेंगे जाके? राजा को। राजा प्रशासन का क्या होता था? मुख्य केंद्र होता था। पर ऐसा नहीं है कि राजा अकेला शासन करता है, राजा निरंकुश नहीं होता था। क्या नहीं होता था? निरंकुश समझे? जो किसी की भी बात मानता, जो मेरे मन में आ गया वो कर दूंगा। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट मतलब अकेला आदमी करने वाला, वैसा राजा नहीं था। लिखो, राजा निरंकुश नहीं था। किंग वॉज नॉट ऑटोक्रेट। राजा निरंकुश नहीं था। किंग वॉज नॉट ऑटोक्रेट। तो भाई साहब उस पे अंकुश कौन लगाता था? किसकी बात मानता था? तो वो बात मानता पुरोहित की। किसकी मानता? धार्मिक मामले हुआ करते, धार्मिक मामले जो पुरोहित जी ने कह दिया वो। और पुरोहित कितना मायने रखता होगा कि बाकायदा राजाओं ने लिखा कि हम वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। हमें उसने बताया मेरे जो पुरोहित जी है वो कौन से हैं? वत्स है। तो आपने आपको बता रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण पोस्ट थी। उसकी सहायता करने के लिए होता युवराज। कौन होता? युवराज घोषित किया जाता। अगला राजा बनेगा तो युवराज भी कहता भाई ऐसे करो ऐसे करो, तो उसकी बातें भी मानते थे। फिर कल से हम पढ़ ही रहे हैं, सामंत कौन होते? क्योंकि राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति, वो क्या है? तो राजा की सहायता कौन कौन करेंगे? पुरोहित, युवराज। देखो, पुरोहित, युवराज तथा सामंत। प्रीस्ट, प्रिंस एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। प्रीस्ट, प्रिंस एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। पुरोहित, युवराज तथा सामंत राजा के प्रशासन में सहायता करते थे। हेल्प किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। राजा की प्रशासन में सहायता करते थे या असिस्ट करते, उसको ज्यादा सा शब्द होगा, असिस्टेड किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। राजा की प्रशासन में सहायता करते थे, सहायता करते थे, हेल्प किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। और राजा पे क्या दबाव होता? राजा पे दो चीज का दबाव होता। ये तो धर्म शास्त्रों का। किसका? धर्म शास्त्रों में क्या हुआ उसके अनुसार। एक राजा पे दबाव होता नीतिगत। कौन सा दबाव होता? मॉरल प्रेशर। तो दो प्रेशर होते राजा पे। कौन कौन सा? एक तो धर्म शास्त्रों का, एक मॉरल प्रेशर तो हम सब पे है ना। आज भी हम सीधे सीधे बैठे हैं यहाँ पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक प्रेशर कौन सा है? हमें लगता है यदि हमने गलत काम किया तो लोग क्या कहेंगे, है ना। कई डर लगते हैं ना कि भाई मैंने गलत काम किया, मेरा नाम खराब होगा। मैंने गलत काम किया, पापा का नाम खराब होगा। मैंने गलत काम किया, परिवार का नाम खराब होगा। सोचते हैं हम, है ना। तो कहीं कोई लड़ाई भी होती हो तो अपने एक बार झिझकते हैं अपने लड़ाई करते कि नहीं यार, ये लड़ाई हो गई, पापा को पता चलेगा, घर पे पता चलेगा, यार वहां पर बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अपने इस प्रकार का गलत काम करना। मॉरल प्रेशर सब महसूस करते हैं, राजा भी महसूस करता था। यदि मैंने कोई गलत काम कर दिया तो मेरे तो पूरी जनता ही क्या कहेगी। सारे बाद में गालियां निकालेगी यार ठीक फर्जी राजा है, बेलखना राजा हो गया। भाई अपने को तो अपने परिवार का ध्यान रखना, उसकी तो पूरी जनता का ध्यान रखना था। और देख लो खूब सारे राजाओं ने किसी ने गलत काम किए तो हम आज तक 1000 साल बाद में भी कहते हैं बेलखना था। मैं अपने परिवार में तो कोई 1000 साल पहले कर गया तो न तो अपने को पता न और किसी को पता, कर गए तो कर गए। पर राजा वाला तो लिखा हुआ और है। आज भी हम उनकी बात करेंगे, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। तो उस समय भी वो इस प्रकार का प्रेशर महसूस करता। या उस पर प्रेशर किसका होता? चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, धर्म शास्त्र क्या होते हैं? कौन सी किताबों को तुम धर्म शास्त्र कहना पसंद करोगे? वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, भगवती पुराण? नहीं, धर्म शास्त्र का मतलब है कानून की किताबें। धर्म शास्त्र का मतलब क्या है? जैसे कभी आपने कुछ नाम सुने हो, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति। ये जो स्मृति ग्रंथ हुआ करते थे इनको क्या बोलते थे?
ये उस समय के कानून की किताबें, उस समय के। तो राजा को कोई भी डिसीजन लेना होता तो इन स्मृति ग्रंथों में देखते, अलग अलग प्रकार की थी। इकोनॉमी की अलग हुआ करती, पॉलिटी की अलग हुआ करती, रिलीजियस मैटर पे अलग हुआ करती। तो कि भाई इकोनॉमी का कितना टैक्स लेना है कितना नहीं लेना है, कि साहब फलाने किताब में देखो। अकाल पड़ जाए तो कितने टैक्स में छूट करनी होती है, कि साहब फलाने किताब में देखो। कोई महिला अपराध करे तो क्या दंड देना होता है, इस किताब में देखो। पुरुष अपराध करे तो क्या दंड देना होता है, इस किताब में देखो। छोटा बच्चा अपराध कर दे दंड देना तो क्या साहब, उस किताब के अंदर देखो। उस किताब में जैसा लिखा वैसा करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से जल्दी से कुछ अपवाद मिल जाएंगे, जहां राजा ने कहीं मर्जी से भी कर दिया होगा, वहां लोगों ने उसको गालियां भी निकाली है। पर बेसिकली उस पर दो प्रेशर काम करते थे, कौन से भाइयों। तो आज भी कानून में लिखा हुआ ना, ये करना चाहिए ये करना चाहिए ये करना चाहिए, फिर भी लोग अपराध तो करते हैं, तो उनको सजा भी होती है उसके। तो राजा भी कई कई बार कर जाता होगा, लेकिन फिर भी उस पर दो प्रेशर थे, किस किसका। देखो, राजा पर धर्म शास्त्रों का तथा नीतिगत दबाव होता था। किंग वॉज कंट्रोल्ड बाय धर्म शास्त्र एंड मोरल प्रेशर। राजा पर धर्म शास्त्रों का तथा नीतिगत दबाव होता था। किंग वॉज कंट्रोल्ड बाय धर्म शास्त्र एंड मोरल प्रेशर। जोधपुर में एक राजा विजय सिंह, हम बात कर रहे थे कल ही, हम बात कर रहे थे, विजय सिंह ने कहा कि ताजीम के लिए भाई साहब सर कटवाने पड़ते हैं, धन के बदले में ताजीमें मिलती। मैंने कहा था विजय सिंह अपने भाई से लड़ रहा था और भाई को सपोर्ट कर रहे थे मराठे। अब यदि दो भाइयों भाइयों में लड़ाई हुई तो सामंत बंट जाएंगे ना, आधे सामंत एक भाई की तरफ और आधे सामंत करे इसको राजा बनाएंगे, आधे सामंत करे इसको राजा बनाएंगे। आपके पास सामंतों की सेना होती थी तो फिर राजा की सेना क्या हो गई, कम। फिर आपका भाई किसको लेके आ गया, मराठों को, तो भाई शक्तिशाली पड़ रहा है। तो विजय सिंह को लगा अपने क्या करें, तो विजय सिंह ने 2000 सिंधी मुसलमान थे, उनकी एक सेना अपनी सेना के अंदर शामिल कर ली। सिंध के जो मुसलमान है तो क्या हो गए, सिंधी मुसलमान, उनकी एक सेना की टुकड़ी पूरी पूरी अपने साथ शामिल कर ली कि भाई तुम मेरी तरफ से लड़ो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, बढ़ाई सैनिक। समझते हो, बढ़ाई सैनिक, भाई तुम मेरी तरफ से लड़ लो और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, पैसे। उनको लगा ठीक है लड़ लेंगे, अपने को पैसे मिल रहे हैं। तो 2000 सैनिकों की एक टुकड़ी, एक दिन उनमें से किसी एक सैनिक ने गाय काट ली। क्या काटी, गाय काटना मना था, गाय नहीं काट सकते आप। ये राजा को पता चला, तो राजा ने कहा जिसने भी गाय काटी है उसको पकड़ के लेके उसको सजा मिलेगी, जेल में डालेंगे। जब सैनिक पकड़ने के लिए गए, पुलिस गई पकड़ने के लिए, पुलिस पकड़ने के लिए गई, तो उन 2000 का जो सेनापति था उसने कहा हाँ भाई, अब तुम्हारे एक सैनिक ने किसी ने गाय काटी है, राजा ने हमें भेजा है कि उसको पकड़ के लाओ, सजा मिलेगी। तुम्हारा राजा का दिमाग खराब है, हमारा फौजी है, कैसे पकड़ सकते हो, काट ली तो काट ली। क्योंकि उनको पता था कि राजा का अस्तित्व ही अपने पिटी का है। अपने नाराज हो गए तो राजा राजा ही नहीं रहेगा, वो मराठे भाई आके इसको तो हटा देंगे। पुलिस गई, पुलिस ने कहा कि भाई साहब वो जो सेनापति है वो कह रहा है मैं तो मेरे बंदे को दूंगा। तो राजा ने अपनी सेना इकट्ठी की, जितनी भी अपनी और सेना बची हुई थी वो इकट्ठी की, 5-7 हजार जो लोग उसके पास थे, और कहें 2000 को मार दो सबको। तो प्रधानमंत्री को पता चला, प्रधानमंत्री भाग के, उसने कहा दिमाग खराब है, ये तेरी तरफ से लड़ने वाले हैं, जब तू आपस में भिड़वा देगा तो तेरी सेना तो पूरी समाप्त हो जाएगी, तो फिर तेरा भाई आगे राजा बन जाएगा। उसने कहा ये रहा इस्तीफा, ये लो इस्तीफा, मैं राजा रहना ही नहीं चाहता, मेरे उस भाई को कह दो आके यहाँ राजा बन जाए, मैं इनको मारूंगा। क्यों, तो इन्होंने गाय काटी है। धर्मशास्त्र कहते हैं गाय कटनी, मेरे राज के अंदर गाय कटेगी तो मुझे राजा आज रहना न कल रहना, मैं तो राजा आज से इस्तीफा देता हूं पर इनको सजा देके जाऊंगा। फिर प्रधानमंत्री भाग के उनके पास गया, उस सेनापति को जाकर क्यों मर रहे हो रहे, और वो तैयार बैठा है तुम्हें मारने के लिए। उसने कहा दिमाग खराब उसका, हमें मारेगा तो फिर वो राजा ही नहीं रहेगा, वो रहना ही नहीं चाहता, इस्तीफा ये रहा, और चुपचाप उसे एक आदमी को दे दो, उसको जेल हो जाएगी वरना सबको सल्टा देगा वो। फिर उसे एक आदमी को दिया गया, उसको जेल के अंदर डाला गया, तब जाके उनके बीच में समझौता हुआ। क्योंकि राजा को पता है कि यदि इस प्रकार से आज किसी ने गाय काट ली, कानून का उल्लंघन कर दिया, कल को 4 कानून और टूट जाएंगे, फिर राजा का मतलब ही क्या निकला। कोई भी शासन, कोई भी राज तभी टिका हुआ है जब उसका डर है। जब लोगों में शासन का भय समाप्त हो गया तब शासन का कोई भी मतलब है। तब मुझे कई बार लगता है कि आजकल है ना अपने में भय नहीं है इतना, है ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपने में भय क्या होने लग गया, कम होने लग गया, इसलिए अपने लाल बत्ती पे रुकते नहीं, है ना। भाई कानून क्या कहता है, लाल बत्ती पे रुकना चाहिए, पर अपने देखते हैं कि पुलिस है तो रोक लो, पुलिस नहीं है तो चला लो, उन लाल बत्तियों पे नहीं रुकते। वरना कभी आप नोटिस कीजिए कि ये जयपुर का राजा यहां बैठा है, जयपुर की बाउंड्री अलवर तक लग रही है,
इस अलवर में यहां पर कोई एक किसान है, उस किसान के खेत में खेजड़ी का पेड़ है, उस खेजड़ी के पेड़ की पत्तियां कौन लेके जाएगा, ये जयपुर में राजा यहां बैठ के तय करता है। जयपुर का राजा यहां बैठ के तय करता है कि अलवर की सीमा पर जो जयपुर का खेत है उसमें खेजड़ी है, उसकी लकड़ी, उसकी पत्तियां, उसकी सांगरी कौन लेगा। वो किसान लेगा कि दूसरा किसान लेगा, और वही लेता था, दूसरा कोई लेता, क्योंकि डर था कि यदि किसी दूसरे ने ले ली तो उसके पैर में जूता 10 नंबर का है, वो मतीरे के लिए सेना लगा सकता है तो सांगरी के लिए लगा देगा, वो दूसरे को तो ले जाने। ये शासन का डर है। अब हमें कहीं ना कहीं शासन का डर कम होते जा रहा है, इसलिए अपराध इतने ज्यादा है। इसलिए देखो अभी आज या कल के अखबार की न्यूज थी कि मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग लेके कहा तुम्हें फ्री हैंड है, लेकिन अपराधी राजस्थान में आने से डरने चाहिए। आज का ये आज के अखबार की हेडलाइन है, अपराधी राजस्थान में आने से डरने चाहिए। इसका मतलब शासन का क्या होना चाहिए, भय बिनु प्रीत ना होए गोसाई, है ना। शांति से रहने के लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर, तो शासन का जो दंड है ना उसका भय रहना चाहिए लोगों के अंदर कि भाई यदि हमने गलत किया तो शासन हमें क्या देगा, दंड देगा। तो वो विजय सिंह वाला एग्जाम्पल है वहां पर कि विजय सिंह ने कहा नहीं साहब आज कोई बात नहीं, आज मैं मेरे फायदे के लिए कह दूंगा कि चलो यार गाय काट ली, इधर देखो मत, अपनी इस बात को याद ही मत करो गाय काट ली, क्योंकि 2000 आदमी अपने तरफ पे लड़ते हैं। कल को मेरा बेटा राजा बनेगा, उसके सामने मान लो ऐसी समस्या नहीं होगी, पर उसके राज में भी कोई गाय काटेगा, फिर अपने किसको क्या कहेंगे। इसलिए एग्जाम्पल सेट किए जाने चाहिए, इस प्रकार की कोई भी बात होनी नहीं चाहिए। मान सिंह, जोधपुर में राजा मान सिंह बड़े मान सिंह की टाइम की बात है, किसी और की मैं बोल रहा हूँ, तो राजा के टाइम की बात है, उस राजा के राज में चोरी हो गई। तो राजा ने कहा पता लगाओ चोर कौन, तो पता चला राजा के साढ़े ही चोर है। तो राजा को पता चल गया कि साढ़े चोर है। अब राजा फंस गया, यदि राजा साड़ों को दंड दे तो रानी नाराज, भाई मेरे भाइयों को दंड दे दिया, तो राजा रानी को भी नाराज करना नहीं चाहे। तो राजा ने कहा भाई चूंकि ये मुकदमा है और मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सुनवाई मैं नहीं करूंगा। 5 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, इसकी सुनवाई करेगी। आज भी है, यदि किसी जज के रिश्तेदार का मामला है तो वो जज उस मामले की सुनवाई, उसको बाहर हटना पड़ेगा भाई साहब। अब 5 लोगों की एक टीम बनाई और उस 5 लोगों की टीम को राजा ने कहा बनाने वाला कौन, राजा। राजा ने कहा रगड़ तो ढंग से रगड़ना है, बाकी मैं देख लूंगा। उन 5 ने फैसला सुनाया कि भाई सामान्य चोरी के मामले में सजा होती है 1 साल, लेकिन चूंकि राजा के रिश्तेदार है इसलिए इनकी सजा है 3 साल। क्योंकि यहाँ पे नीतिगत दबाव है। कैसा दबाव है, क्योंकि यदि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ देंगे तो लोगों को लगेगा राजा तो पक्षपात करता है। देखो आपके रिश्तेदार थे, साहब छोड़ दिया, और हमारी बारी आती तो हमें अंदर डाल देते। बीकानेर में कोई एक राजा था, उस राजा का कोई एक सामंत था, जिस गांव का वो सामंत था उस गांव के अंदर एक सांड था। सांड समझ गए, बेल है ना, तो सांड था। वो मारना हो गया, मारना हो गया मतलब छोटे बच्चों को देखते उनकी तरफ भागता, उनको मारता, बूढ़े लोगों की तरफ भागता है। तो गांव वालों को लगा कि यार ये तो बदमाश हो गया, तो गांव वाले दिन लठ लेके उसके पीछे गए कि तो गांव से बाहर निकालो, और गांव से बाहर निकालेंगे तो अपने आप ही बाद में बच्चों का ध्यान रह जाएगा। गांव वाले लठ लेके पीछे हो रखे थे, तो देखा सामंत ने, देखा सामंत ने कहा भाई क्या हुआ, तो कहा अरे ये सांड जो है ये बच्चों को मारता है यार, आज इसको ढंग से यूं गांव से बाहर निकालेंगे, लठों से मारेंगे तो इसके बाद ये भूल जाएगा करना। तो सामंत ने कहा अरे नहीं रे, गऊ का बच्चा है और मारना नहीं चाहिए, एक काम करो बाड़े में बंद कर दो, 2 दिन इसको खाना पीना नहीं देंगे, चर्बी उतर जाएगी इसकी, भूल जाएगा। तो उसको बाड़े में बंद कर दिया। पश्चिमी राजस्थान, जिला चूरू, गर्मी पड़े भयंकर, 2 दिन पानी और खाना नहीं तो सांड मर गया। संभालना भूल गए, कोई डाल के छोड़ दिया, उसके बाद बात आई गई होगी कोई, 2 दिन बाद जाके संभाला तो बेचारा सांड मर गया। ये बात बीकानेर के राजा को पता चली कि एक सामंत ने एक सांड को भूखा प्यासा रख के मार दिया। उस सामंत को बीकानेर जेल में बंद किया गया, कोठरी में डाला गया, खाना पीना दे दिया गया, वैसे ही मार दिया गया। कि दोबारा एग्जाम्पल सेट हो कि साहब गाय के बच्चे के किसी के हाथ नहीं लगाया जा सकता। ये दबाव है, ये नीतिगत दबाव है, धर्म शास्त्रों का दबाव है कि गाय को नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए, वरना एक को भी आप छोड़ दोगे तो दूसरा कोई भी नुकसान पहुंचा के जाएगा। तो पहले बड़ी चीज भाई ये दबाव क्या होता है, समझ में आ गई बात। चलो अगला लिखो, अगला लिखो प्रधान। अरे एक बार प्रधान मत लिखना, एक चीज और लिख लो फिर रह जाएगा। एक वैसे अपनी पढ़ी हुई चीज एक लाइन और लिखनी है कि राजा कई बार छोटा होता था ना तो उसकी मम्मी शासन संभालती, है ना, सरंगसिका बनाते थे, सरंगसक बनाया जाता था। तो ये लिख लो, एक लिख लो थोड़ा सा। यदि राजा कम उम्र का होता था, इफ किंग वॉज इन माइनर एज, या किंग वॉज माइनर, इतना ही लिख लो। यदि राजा कम उम्र का होता था, इफ किंग वॉज माइनर,
तो उसकी माता शासन संभालती थी। देन हिज मदर हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी माता शासन संभालती थी। देन हिज मदर हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी माता शासन संभालती थी। अगला लिख लो अपने आप, प्रधान। राजा के नीचे खूब सारे मंत्री होंगे, जो सारे मंत्रियों का ध्यान रखेगा वो कौन हो गया? प्रधान, है ना। बेसिकली राजा को दो सलाह दिया करता, सैनिक मामलों में सलाह देता। कौन से मामलों में? युद्ध करना है नहीं करना, संधि करनी है नहीं करनी, इन मामलों में यदि राजा को डिस्कस करना होता तो किससे करता? या प्रशासनिक मामलों में किसको मंत्री बनाए, किसको मंत्री नहीं बनाए, किसको रेवेन्यू लेने भेजे, किसको कलेक्टर बनाए, किसको पुलिस में भेजे, ये सब डिस्कस किससे करता? लिख लो। यह राजा को सैनिक एवं प्रशासनिक मामलों में सलाह देता था। ही एडवाइज्ड किंग इन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। यह राजा को सैनिक एवं प्रशासनिक मामलों में सलाह देता था। ही एडवाइज्ड किंग इन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। अलग अलग रियासतों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। नाम अलग अलग कर दिया, अलग अलग जगह लिखो। अलग अलग रियासतों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। He was called with various names in various states. Yeah, he was called with different names in various states. अलग अलग रियासतों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। He was called with various names in different states. जैसे कोटा और बूंदी में प्रधान जी को बोलते दीवान। क्या बोलते? दीवान। या इसको बोलते फौजदार। या तो कहते दीवान और या क्या कहते? फौजदार। उतार लो, मैं जैसे लिखूं एक बार फिर अपने बात कर लेंगे। बीकानेर और भरतपुर में इसको बोला करते थे मुख्तियार। जयपुर वाले इसको कहा करते थे मुसाहिब। और मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में प्रधान जी को प्रधान जी बोलते थे, अलग से कोई नाम नहीं था। कोटा बूंदी में क्या कहते थे? दीवान या फौजदार। अब वापस देख लो, मैंने बता दिया राजा के बाद में सबसे मुख्य पद कौन सा? प्रधान। कोटा में प्रधान को क्या बोलते हैं? दीवान या फौजदार। जालिम सिंह झाला क्या था? दीवान ही था। जालिम सिंह झाला दीवान है, तभी तो अंग्रेज कह रहे हैं कि राजा वाली पावर सारी तेरे पास, क्योंकि राजा के बाद 2 नंबर तो वो था ही, अंग्रेजों ने उसको क्या बना दिया? 1 नंबर। पर दीवान को कोटा में कई जगह फौजदार भी बोलते, इसलिए जालिम सिंह झाला के बारे में भी आप कहीं पढ़ोगे तो कई जगह लिखा था दीवान जालिम सिंह झाला, कई जगह लिखा था फौजदार जालिम सिंह झाला, है ना, दोनों नाम मिलते हैं। बीकानेर भरतपुर वाले क्या बोलते? मुख्तार। क्या बोलते? मुख्तार। उसी प्रधान जी का नाम ही क्या था? मुख्तार। मतलब मुख्तार का इसका मतलब राजा के बाद 2 नंबर का आदमी। जयपुर वाले क्या कहते? और मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में क्या कहते? प्रधान जी को क्या बोलते? है ना। तो ये फौजदार, ये वर्ड बड़ा पॉपुलर वर्ड था फौजदार। तो जैसे कोटा बूंदी वाले तो दीवान को फौजदार कहते, बाकी भी अलग अलग, जैसे मारवाड़ में और भी कई रियासतों के अंदर फौजदार की पोस्ट हुआ करती थी, बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हुआ। भरतपुर में, इसलिए भरतपुर में सरनेम मिलेंगे लोगों के फौजदार। है कोई आप में से? हेलो, क्या नाम है आपका? रोहित। फौजदार, तो फौजदार पोस्ट थी, है ना। मतलब आपके परिवार के पास में पोस्ट रही होगी, धीरे धीरे आपने उसको सरनेम की तरह यूज लेना शुरू कर दिया, जाति नहीं होती, है ना। ये तो पता है आपको। हाँ, तो फौजदार पोस्ट हुआ करती। तो इसे कोटा बूंदी में तो प्रधान जी को क्या बोल दिया करते? फौजदार। बाकी जगह भी फौजदार पोस्ट थी, पर बाकी जगह दूसरे अलग, कोई कैसी कहीं सेना के काम करने वालों को कह दिया जाता, कहीं पर जो किलों का ध्यान रखते उनको फौजदार कह दिया। एक प्रकार फौज से बना हुआ सब। दार का मतलब स्वामी, फौज का जो मालिक, जैसे नहीं बोलते तहसील का मालिक, फौज का मालिक फौजदार। पर अलग अलग, कोटा वालों ने प्रधान जी को क्या कहना शुरू कर दिया? दीवान या फौजदार। अगला पोस्ट लिखो, दीवान।
अब मैं कह रहा हूं कोटा में तो प्रधान जी को क्या बोलते हैं, दीवान। पर कोई जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ में प्रधान अलग होता है, दीवान अलग होता है। प्रधान तो जो सैनिक और प्रशासनिक मामलों में दे वो तो कौन हो गया, प्रधान हो गया। और दीवान बोलते थे रेवेन्यू मामलों के अंदर, जो आप यूं मान लो निर्मला सीतारमन वित्त एवं राजस्व के मामले में जो सलाह दिया करता उसको क्या बोलते। इसका मतलब है कोटा में तो सैनिक प्रशासनिक वित्त राजस्व सारा बंदा एक ही था, है ना। और कई जगह अलग अलग थे, कोटा में एक ही था, वही सैनिक सलाह देता, वही प्रशासनिक देता, वही वित्त देता, वही राजस्व देता। इसलिए जालिम सिंह इतना पावरफुल था कि राजा की पोस्ट ही खा गया, है ना। और कई जगह राजा ध्यान रखते कि ना एक आदमी को इतना पावरफुल करना, तो एक को कहते तू तो सैनिक और प्रशासनिक संभाल, तू वित्त और राजस्व, दो अलग अलग रहेंगे तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक ज्यादा पावरफुल होगा। लिखो, यह राजा को वित्त एवं राजस्व के मामले में सलाह देता था। He advised king in finance and revenue affairs. यह राजा को वित्त एवं राजस्व के मामले में सलाह देता था। He advised king in finance and revenue affairs. वित्त एवं राजस्व के मामले में सलाह देता था। जो मैंने और एक चीज बताई होगी आपको कि राजा के राज में एक जमीन होती राजा के पास और बाकी जमीन होती सामंतों के पास। सामंतों के पास जो जमीन है उसको तो बोलते जागीर, और राजा के पास जो जमीन होती उसको बोलते खालसा। क्या बोलते, खालसा में बाद में राजा अलग अलग टुकड़े करता, इन टुकड़ों को बोलते परगने। क्या बोलते, और परगने जिनको दिए जाते उनको बोलते हाकिम। क्या बोलते, दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम बनाया गया था। पढ़ा हमने, सामंत और हाकिम में अंतर इतना सा है कि सामंत जिसको बना दिया वो तो वंशानुगत है, वो तो क्या है, वंशानुगत है। हाकिम का मतलब है आप हो हमारे अधिकारी, थोड़े दिन बाद आपको हटा देंगे, दूसरे को बना जा सकता है, कोई जरूरी नहीं आपकी अगली पीढ़ी को भी बनाए। ये कौन से परगने में कौन हाकिम बनेगा ये दीवान डिसाइड करता था। कौन डिसाइड करता, तो कोई पूछे परगनों में हाकिम की नियुक्ति कौन करता था, देख लो, यह परगनों में हाकिम की नियुक्ति करता था। He appointed हाकिम इन परगनाज, यह परगनों में हाकिम की नियुक्ति करता था। He appointed हाकिम इन परगनाज। यह परगनों में हाकिम की नियुक्ति करता था। He appointed हाकिम इन परगनाज। अच्छा, कई बार क्या होता, अब जो राजा को, जिस आदमी को राजा 65% की व्यवस्था दे रहा है, इसका मतलब राजा का विश्वास ज्यादा है कम है, राजा का विश्वास ज्यादा है। तो कई बार राजा कहता है कि मैं जब राजधानी से बाहर जाऊं तो तू राजधानी संभाल। जैसे मेवाड़ के अंदर था कि सलुम्बर वाले संभालेंगे, पर बाकी जगह भी तो संभालनी होती। मारवाड़ का राजा बाहर जा रहा है तो कह के जाता भाई तू संभाल ले। जैसे मूणो तो नैणसी दीवान था, मूणो तो नैणसी क्या था, और मैंने कहा था 65% का हिसाब रखता, 1 लाख की गड़बड़ आ गई थी इसलिए राजा ने गिरफ्तार किया था। इसका मतलब राजा जब राजधानी से बाहर है तो दीवान ही संभाल रहा है। तो जब भी राजा राजधानी से बाहर होता तो राजधानी को कौन संभालता है, राज्य को कौन संभालता, दीवान। तब उसको बोलते देश दीवान। क्या बोलते, जब राजा पूरे देश को संभालता तब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लिख लो जी। यदि दीवान है ना, राजा बाहर है, दीवान पूरे देश को संभालता तो उसको क्या बोलते हैं, देश दीवान। लिखो, राजा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ किंग, राजा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ किंग, अनुपस्थिति, मैं उपस्थिति बोल गया, लिखा, इन एब्सेंस ऑफ किंग दीवान राज्य को संभालता था। दीवान टुक चार्ज ऑफ स्टेट, दीवान राज्य को संभालता था। दीवान टुक चार्ज ऑफ स्टेट, तब उसे देश दीवान कहा जाता था, तब उसे देश दीवान कहा जाता था। देन ही वॉज नोन एज देश दीवान, तब उसे देश दीवान कहा जाता था। देन ही वॉज नोन एज देश दीवान। अगला लिखो, बक्सी। पढ़ते देखो, मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया, तो वो वैसे भी लिख दो, बोले बै आधा ख और सी वैसे लिख दो, अपने ये भी लिख देते, बक्सी भी लिखते अपने। कुल मिला के राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हुआ करता उसको क्या बोलते, पर क्या काम करता था, इधर सुनना देखो। सेना की भर्ती, सेना की ट्रेनिंग, सेना का डिसिप्लिन। कौन कौन सी चीजें,
सेना की भर्ती कैसे होगी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, उनमें डिसिप्लिन रखना, ये काम सारे किसके? इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि राजा के राज में तो सबसे बड़ा विभाग ही सेना, राजतंत्र टिका हुआ ही किस पे? सेना पे। तो बक्से का मुख्य काम हो गया। लिखो, यह सेना की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासन के मामले देखता था। He handled recruitment, training and discipline of army. यह सेना की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासन के मामले देखता था। He handled recruitment, training and discipline of army, of military army। कुछ कर लो तो सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन के मामले कौन देखता? कौन देखता? देखो, भर्ती के लिए इंग्लिश का शब्द होता है अपने रिक्रूटमेंट। क्या नाम होता है? मैंने शायद पहले कभी बताया होगा आपको। अंग्रेज जब अपने देश में आए तो अंग्रेजों तो अंग्रेजी के शब्द यूज में लेते, तो वो जब भी किसी को भर्ती करते तब उसको कहते कि तुम रिक्रूट हो गए। तुम क्या हो गए? 100 लोग गए दौड़ने के लिए, 100 लोग गए और 100 लोगों में से 10 लोग ही लिए, 90 लोग दौड़ में पास नहीं हुए, तो 10 को कहा कि तुम रिक्रूट हो। वो गांव आए, गांव में आगे उन्होंने कहा भाई साहब हम रिक्रूट हैं। गांव वालों से रिक्रूट नहीं बोला गया, इसलिए आज दिन तक गांव में कोई फौज में भर्ती हो तो उसको बोलते हैं रंगरूट। ये रंगरूट है, मतलब अखबारों तक में आप शब्द पढ़ोगे रंगरूट, ये रंगरूट नहीं होता। क्या होता है? अपने वालों से रिक्रूट बोला नहीं गया, इसलिए बाद में क्या बोलना शुरू कर दिया? ये रंगरूट है, रंगरूट है, रंगरूट है। ऐसे कैसे? आप आगे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब और पढ़ोगे। अंग्रेजों ने अपने यहाँ के लोगों को दूसरे देशों में भेजना शुरू किया काम करने के लिए। जैसे लोगों को भेज दिया यहाँ से वेस्ट इंडीज, लोगों को यहाँ से भेज दिया काम करने के लिए साउथ अफ्रीका, लोगों को यहाँ से काम करने के लिए भेज दिया मॉरिशस, लोगों को यहाँ से काम करने के लिए भेज दिया मालदीव, अलग अलग देशों में काम करने के लिए भेज दिया। तो अंग्रेज पहले उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते। क्या साइन करवाते? भाई मैं हूं, मेरे को अंग्रेजों ने कहा भाई मजदूरी करनी है, हाँ वैसा कमा के तो खाना है, मजदूरी करनी है, तो हम तेरे को 5 साल के एग्रीमेंट पे यहां से वेस्ट इंडीज भेज रहे हैं, जाना चाहता है? चला जाऊंगा। तो लिखते 5 साल के लिए इस बंदे को वेस्ट इंडीज भेजा जा रहा है, 5 साल तक ये वहां पर गन्ने की खेती करेगा, 5 साल तक हम इसको इतनी इतनी तनख्वाह देंगे, 5 साल तक हम इसको खाना पीना रहना देंगे। यही है। अब मैं गांव आया और मैंने कहा भाई साहब एग्रीमेंट हो गया अपना। क्या हो गया? लोगों से एग्रीमेंट नहीं बोला गया, एग्रीमेंट 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 करते करते हो गया गिरमिट। क्या हो गया? एग्रीमेंट 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 करते करते क्या हो गया? गिरमिट। तो वे लोग जो बाहर जाते उनको अपने यहाँ पे बोलते थे गिरमिटी है। क्या बोलते थे? इसलिए गांधी जी पर एक किताब लिखी हुई है, पहला गिरमिटिया। गांधी जी अफ्रीका गए थे काम करने, तो गांधी जी पे बुक है, उसका नाम ही क्या है? पहला गिरमिटिया। और ये खूब सारे गिरमिटिया उस समय यहां से बाहर गए थे, बाहर जाकर रहने लगे थे, इसलिए वेस्ट इंडीज में आज भी लोगों के नाम इंडियन है। आपका वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आए तब नाम देखा करो, दिनेश रामदीन, सुनील नरेन, राम नरेश सरवन। कैसे आए नाम? ये गिरमिटिया हैं जो कोई बिहार से, यूपी से, बंगाल से काम करने के लिए गए थे वेस्ट इंडीज, 5 साल के एग्रीमेंट पे गए थे, फिर 5 साल के एग्रीमेंट के बाद आए नहीं, वहीं रह गए। वो लोग वहीं पर बस के रहने के कारण हो सकता है उसके पास वापस आने की किराया नहीं बचाओ, इतनी तनख्वाह मिली होगी, वहां लग लुगा गई उसकी, गया उस समय सोच के गया हो कि भाई वहां पे कमाऊंगा, नहीं कमा पाया हो बेचारा किसी वजह से, जो काम कर रहा था उस काम को ढंग से नहीं कर पाया, बीमार हो गया हो, पैसे लग गए हो, अपराध किया हो, जेल में डाल दिया हो, जहाज उपलब्ध नहीं हुआ हो सकता है वहीं ब्याह कर लिया उसने, मरने दो यहीं बैठे हैं। ऐसा कुछ भी उसके पास रहा होगा, या हो सकता है घर के अंदर माँ और बेटा दो ही था, बेटा चला गया, वहां जाने के बाद समाचार मिला कि 2 साल बाद मां मर गई, तो उसको लगा किसके लिए वापस जाना है, यहीं बैठे हैं ना। खूब सारे लोग बैठे हैं, इवन केवल बैठे ही नहीं है, अभी तक कल्चर तक इंडिया से मिलती है, अभी तक भी वो अपने गीतों में, अपनी संस्कृति में भारत को जिंदा रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी भारत को याद करते ही हैं कि अरे यार हम आज से भले 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले आए होंगे, पर आए कहां से थे? इसलिए देश है मॉरिशस। कौन सा देश है? यदि कभी आप मॉरिशस चले जाएं तो आप एयरपोर्ट से उतर के जैसे बाहर जाएंगे आपको लगेगा आप पटना में हैं, चारों तरफ जिला टॉप लगेला, कमरिया तेरी लापा लोप टाइप के भोजपुरी 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 है चारों तरफ। इवन उनका प्रधानमंत्री बिहारी है, मॉरिशस का जो प्रधानमंत्री है कौन है? मैं कहता हूं कनाडा में आने वाले 20-30 साल में को सरदार जी बनेंगे।
जनसंख्या अपने इस मामले में कमी नहीं आने देंगे भाई साहब। एक बार मौका दो, आगे हम तगड़े हैं इस मामले में एकदम। 1840 में ब्रिटेन की महारानी कनाडा की यात्रा पर गई। उस समय उसके जो बॉडीगार्ड्स थे उनमें एक सरदार जी थे। वो सरदार जी कनाडा ही रह गए, वापस आए नहीं। उन्होंने बाद में इधर पंजाब का, लो भाइयों आ जाओ, इधर जमीन है ज्यादा, आदमी है, काम करने वाले लोग तो और कम। सिख जीवटता वाली कौम, कोई काम करवा लो, काम करने में आगे रहे। वहां पे जाके काम करने शुरू किए, धीरे 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 कनाडा मिनी पंजाब है, कनाडा मिनी पंजाब बन गया। इवन अब इस सरकार में कनाडा का जो रक्षा मंत्री है वो सरदार जी है। तो वहां पर अपने आप हो गई। तो जनसंख्या, ये तो 1840 की बात बता रहा हूं, 200 साल भी तो मान लो किसी को 1700 में भेज दिया, किसी को 1600 समथिंग के अंदर भेज दिया, किसी को 1750 से पहले ही भेज दिया, तो उनको रहते हुए तो खूब सारे साल हो गए। एक अभी देश का नाम सुनाओ, फिजी। तो मेरे को याद है फिजी के 99 के आसपास फिजी के प्रधानमंत्री अपने हरियाणा के बने थे, महेंद्र चौधरी। तो महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री बन गए थे। इसका मतलब अपनी जनसंख्या है वहां पे, तो अपने वालों ने वोट दिए, अपने वहां पर क्या बन गई, सरकार बन गई। तो भारत भी चाहता है कि अपने खूब सारे लोग यहाँ से बाहर जाएं, वहां के देशों के अंदर रहें, और वहां के देशों के अंदर है कि अपनी क्या बनवाएं, सरकारें। नॉर्वे, नॉर्वे नॉर्वे में इंडियन तो रहते हैं 50,000, पाकिस्तानी है 5 लाख, है ना। पाकिस्तान ज्यादा, भाई उनका देश तो पूरा ही डूबा हुआ है, तो वो तो कमाने बापड़े कहीं तो जाएंगे, तो पाकिस्तान ज्यादा चलेगी। इसलिए नॉर्वे की गवर्नमेंट भारत पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान का पक्ष लेती है, क्योंकि वोटर्स सारे कौन, तो जो उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा उसको लगेगा यार इन वोटर्स के वोट लेने हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मामलों में इनका क्या देना पड़ेगा। तो बीच में अपने कोचिंग में भी आए थे, एक बहुत अच्छे राइटर अपने बिहार के डॉक्टर साहब है, वहां नॉर्वे के अंदर डॉक्टर है वो, साथ में राइटर है वो, अच्छी बुक्स लिखते हैं। तो वो एक बार आए हुए थे, तो अपनी क्लासेज के अंदर भी उनको लाए। तो आप जैसे बच्चे बैठे थे, उन्होंने पूछा कि सर नॉर्वे की लाइफ में यहाँ की लाइफ में क्या फर्क है, इस प्रकार क्यों कोई बातें आने लगी, या सर आपको वहां कैसा लगता है, कि आपको नहीं लगता कि पुनः भारत चलना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, वहां क्यों जाती। तो उन्होंने एक बड़ा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा एक बार नॉर्वे में जो भारत के राजदूत है, हर देश में अपने राजदूत है, तो भारत के जो राजदूत है उन्होंने हम कुछ लोगों की एक मीटिंग बुलाई। इंडिया के जो लोग अच्छे अच्छे पदों पे थे, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई और अच्छे पद पर वहां काम कर रहा है, उन सबकी एक मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुला के गेट टुगेदर, इंडियंस इंडियंस मिलते हैं आपस में, बड़े बड़े लोग जितने होते मिलते हैं। तो सबको कहा भाई बोलिए, तो सबने कहा कि बहुत हो गई नॉर्वे में नौकरी, अब वापस इंडिया में जाके भारत की सेवा करना चाहते हैं, मातृभूमि की, उस मातृ वतन की, हमारी मिट्टी की, उस वतन की खुशबू आती है, चिट्ठी आई है, संदेश आते हैं, टाइप के गीत गए उन्होंने भाई वहां पर, कि अपना देश तो अपना देश होता है, स्वदेश, शाहरुख खान की तरह वापस जाएंगे, वहां पर जाके काम करेंगे। फाइनल में सबसे लास्ट के अंदर बोलने के लिए आए वो राजदूत खुद, जो भारत के राजदूत थे। उनका प्लीज इंडिया वापस मत जाना, वहां वैसे भी जनसंख्या की कमी, काम करने वाला है वहां खूब है, तुम तो कोशिश करो कि कितने हो, तब 50,000 कि 5-5 इंडिया से और बुला लो, यहाँ 2.5 लाख करो, थोड़ा उधर से बुलाओ, थोड़ा यहां बढ़ाओ, ताकि इन पाकिस्तान वालों से आगे निकले। और वहां से लोगों को लाओगे, यहां लाओगे, यहां मजदूरी करेंगे, यहां से पैसे कमा के वहां भेजेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार है। तो भाई साहब आप तो इधर लेके आओ, किसी को वापस जाने की आवश्यकता, देश की सेवा तब है जब देश से बाहर जाके कमा के देश में भेजोगे। देश के अंदर रह के कमा रहे हो तो वो कमाई कम पड़ रही है भाई साहब, मिनक ज्यादा कमाई क्या है, इसलिए बाहर जा कमा के भेजे। तो तब मुझे लगा कि हाँ यार पर्सपेक्टिव तो सही है, दुनिया के अलग अलग देशों में अपने जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा अपने देश की धमक ठीक ही होगी, कि वोटर्स होंगे तो उन सरकारों को आवश्यकता पड़ेगी, उन सरकारों को आवश्यकता पड़ेगी तो अपना हर मामले में क्या लेंगे। तो उन्होंने बताया कि नॉर्वे इस चक्कर में पाकिस्तान का पक्ष ले जाता है कि वहां पाकिस्तानी ज्यादा है, ठीक है, ये वाला मामला एकदम ठीक है उनके, तो अपने वाले भी हो जाए। पर वो है, अपने वाले जहां पर भी रहते हैं बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, पाकिस्तानी बापड़े रहते फिर लेबर क्लास ही, कि पढ़े लिखे इतने ज्यादा होते नहीं, अपने वाले पढ़े लिखे भी तो खूब है, वो बच्चे पढ़े लिखे लोग अमेरिका के अंदर सेटल है, कनाडा के अंदर सेटल है, वहां चले जाते हैं, वो उधर लेबर क्लास के अंदर ही चले जाते हैं। गिरमिट, गिरमिट के तहत जो, अब तो नहीं जा रहे गिरमिट, उस समय जो एग्रीमेंट के तहत जाते उनको गिरमिट बोलते। गिरमिट से क्या बन गया, क्या बन गया, और ये मनुष्य का माइग्रेशन है जो दिखाता है कि मनुष्य कहां से कहां चला जाता है। आज से 5-1 साल पहले 2019 के आसपास हंगरी का एक प्रोफेसर, कहां का, हंगरी का एक प्रोफेसर, राजस्थान है, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में उसने एक लेक्चर दिया। उसने कहा कि मैं हंगरी का हूं, पर मैं आज से कई वर्षों पहले मेरे पूर्वज राजस्थान से गए थे, मैं चौहान राजपूत हूं। अपने वाले जितने बैठते हैं उन्होंने कहा हंगरी में कौन से चौहान भाई साहब, तुम ईसाई हो,
उसने कहा है, पर पहले नहीं थे। क्या प्रूफ है तेरे पास कि तुम राजस्थान से गए थे, तुम चौहान हो? तो उसने कहा एक तो आज भी हंगरी की टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई जाए, उसमें लोगों के सरनेम देखे जाए, हमारे खूब सारे लोगों के सरनेम आज भी चौहान है, बस स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज आया है। उसने कहा भाई तुम नॉर्मली चौहान की स्पेलिंग ये लिखते हो, हमारे यहां पर इसको एस लिखने लग गए। ये जरूर है थोड़ा सा, ये कई जगह चेंज हो भी जाता है ऐसा। हाँ? कल आपकी क्लास है, बस कल आपकी छुट्टी, परसों क्रिसमस की करेंगे, कल अपने क्लास लगाएंगे, क्योंकि कल स्प्रिंग बोर्ड का स्थापना दिवस है ना। 2006 में स्प्रिंग बोर्ड की शुरुआत हुई थी, हम अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अपने को भी कुछ खाने को रूंगा झुंगा मिलेगा ही। कल तो आपको सबको आना है, एकदम तैयार होके आना है, टनाटन होके आना है। सर्दी में नहीं नहाए तो कल, नई बात समझ रहे? तो मैं तो टाइमिंग रात को आ जाना, रात को सुबह 4 बजे भी आ सकते हो, यही रहेगा टाइमिंग, और क्या रहेगा, यही टाइमिंग, ऐसी टाइमिंग है। तो बरने ने कहा ये थोड़ा सा देख लो, बाकी हमारा वही है। तो हमने कहा यार नाम से थोड़ी होता है, स्पेलिंग तो किसी की मिल जाए, स्पेलिंग से तुम कैसे कह सकते हो? तो उसने वापस कहा, उसने कहा यार राजस्थान में तुम्हारे जितने देवी देवता है ना, उनके चित्र देखो, उनकी फोटो देखो। क्या देखे? कि घोड़ों पे। हाँ यार, तेजा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, बाबू जी महाराज, सब के सब घोड़ों पे भाले लिए हुए, सारी फोटो वैसे। उसने कहा हमारे अभी भी खूब सारे लोकल देवी देवताओं की फोटो घोड़ों पे भाले लिए हुए। कहा ये भी हो सकता है यार, तुम्हारे वाले भी घोड़े पे चलते हो, जरूरी तो नहीं घोड़े केवल हमारे पास थे। उसने कहा और सुनो, हमारे आज भी शादी ब्याह के अंदर गीत गाए जाते हैं, वो आपके राजस्थान वाले हैं, बना बनी गाते हैं हम उनके वो बोल भूल गए थोड़े बहुत, तो अब वो कुछ कुछ महिलाओं को आते हैं, उनके अर्थ हमारे नहीं समझ में आते, पर गाते पक्का है। ये भी हो सकता है तुम्हारी भाषा में वैसे कोई गीत रहे हो जो हमारी भाषा से राग वाग मिलती, तुमने कह दिया। उसने कहा और सुनो, हम ईसाई हैं, चर्च में जाके ब्याह करते हैं, चर्च में शादी होती है उनके, जाके साइन नहीं करने होते, भाई ठीक है हम ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो कम्युनिटी है वो घर पे आके वापस फेरे लेती है, अग्नि के चारों तरफ लेती है। कहा ये भी हो सकता है अग्नि पूरी दुनिया में पूजा जाता तुम्हारे, अरे का 4 फेरे लेती है जो केवल तुम्हारे राजस्थान में होते हैं, 4 होते हैं। तो उसने कहा ये हम ले रहे हैं उधर या तुम ले रहे हो, तो भाई साहब इतनी सारी समानता, कितनी पीढ़ी पहले? उसने कहा हम 700 साल पहले चले गए। कितने साल पहले? तो कैसे चलेगे 700 भी क्या, उसने 1000 के आसपास, उसने कहा 1000 से 700 के बीच कैसे चलेगे? तो उसने बाकायदा रीजन बताया। उसने कहा जब तुम पढ़ते हो कि चौहान राजा गजनी के राजाओं से लड़ रहे थे, चौहान राजा, और तुम पढ़ते हो कि अटक नदी के पार छोड़ छोड़ के आए थे, तो हो सकता है यार कोई एक टुकड़ी अटक क्रॉस कर गई हो, वापस ही नहीं आई, आगे चलती चलती हंगरी की तरफ चली गई हो। हाँ यार बात तो सही है। रोमानिया एक देश है, रोमानिया, रोमानिया में एक जाति रहती है जिस जाति का नाम है, क्या नाम है? लोहा कूटते हैं, लुहार, लुहार 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 लुहार, करते करते क्या बना? आज भी केस, आंख, नाक, कान, यही है शब्द, शब्द चेंज नहीं हुए। कपड़े भी, महिलाओं के जो कपड़े हैं वो लगभग लगभग कुछ कुछ वैसे हैं जैसे अपने यहाँ पर है, पूरी तरीके से वो व्यवस्था ही वैसी है। और यूरोप में कभी आप गूगल सर्च करना, यूरोप में एक प्रजाति रहती है उसको बोलते हैं जिप्सी, जिप्सी, जैसे बंजारे, जैसे अपने बंजारे घुमक्कड़ लोग थे, उनको यूरोप में क्या बोलते हैं? जिप्सी। वो जिप्सी नहीं, वो सारे इंडियन है। एग्जैक्टली वो इंडिया से गए थे इजिप्ट, कहां से गए थे? इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट से गए थे वो यूरोप, तो यूरोप वाले उनको कहते थे इजिप्शियन, इजिप्शियन 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 कहते कहते ई हटा, जिप्सियन जिप्सियन जिप्सियन, अब कौन है? जिप्सी। ये बीच में देखो अपने भी एक खूब ट्रेंड आया था, ये बेल बुंटे वाले शर्ट पहनने का, है ना, फूल पत्तियां फ्लोरल वाला है जो सर, ये जिप्सियों के कपड़े हैं। इसको फैशन में ट्रेंड में जिप्सी लेके आए थे, जिप्सी पहनते थे अपने, तो इन सालों में क्या था, तो अपने में जिप्सी हैं। तो कहां से लोग कहां माइग्रेट करके चले जाते हैं। मैं 3-4 साल पहले एक दिन यूट्यूब का फेसबुक चला रहा था, फेसबुक पे एक किसी बंदे का मैंने नाम देखा, मैंने बताया शायद ये बात, एक किसी बंदे का नाम देखा डेविड राठौड़,
तो मुझे इसके नाम में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा ये कोई है तो देवेंद्र राठौड़, स्टाइलिश कर गया, तो इसने अपने आप का क्या बना दिया, डेविड। तो मैंने जाके चेक किया, तो वो कोलंबिया का फौजी, कोलंबिया देश में और फौजी। तो मैंने उसको, और मैंने बाकी उसके फ्रेंड्स चेक किए, तो बाकी भी सबको, कैथरीन, जेनिफर, सबके सब उसके वो। तो मैंने उसको मैसेज किया कि तुम्हारा जो सरनेम है ये राजस्थान में डायनेस्टी थी, क्या तुम्हारा राजस्थान से कोई लेना देना है? तो उसने मेरे को वापस पूछा कि राजस्थान कहाँ है, नहीं जानता, अगला क्यों जाने। मगर इंडिया, इंडिया एक देश है, उस जानता है। उसने कहा इंडिया जानता हूं, पर जो तुम बात पूछ रहे हो इस बात में तो मैं समझ पा रहा हूं, न मेरा कोई ऐसा लेना देना। तो तूने ये सरनेम क्यों लगा रखा? उसने कहा क्यों क्या लगा रखा, मेरा परिवार लगाता है, हमारे सबका यही सरनेम है। तो कौन जानता है तुम्हारे परिवार में सरनेम के बारे में कैसा क्यों है? तो मैंने जब ज्यादा माथा खाया तो उसने कहा मेरे एक अंकल है, वो इसके बारे में थोड़ा जानते, तो उनसे पूछ ले। अपने अंकल का नाम ढूंढा, किको राठौड़। अंकल को मैसेज किया मैंने, अंकल अमेरिका रहते हैं, वहां के थिएटर ग्रुप्स के बहुत अच्छे कलाकार है वो। मैंने अंकल को मैसेज किया, अंकल मैं राजस्थान से हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इस नाम की एक डायनेस्टी राजस्थान में रही है, जो आपका सरनेम है, आपका राजस्थान से क्या लेना देना है? अंकल ने कहा 16वीं शताब्दी में बाड़मेर के पास समदड़ी के एक छोटे से गांव से हमारा परिवार साउथ अफ्रीका चला गया था। साउथ अफ्रीका से हमारी एक जो ब्रांच थी वो स्पेन गई, एक ब्रांच इटली गई, इटली वाली ब्रांच से हम लोग वो माइग्रेट होकर कोलंबिया चले गए। मेरे परदादा जी कोलंबिया को आजाद कराने वाली फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। अब हम यहाँ रहते हैं, एक परिवार इटली रहता है। मैं अंतिम व्यक्ति हूं जिसको ये जानकारी, उसने इवन ये तक बताया हम वहां के एक राजा हुए थे मल्लीनाथ जी, उनके वंशज हैं। मुझे ये भी पता है कि मल्लीनाथ जी का वहां पर मंदिर बना हुआ, उस गांव का नाम तिलवाड़ा है। आपको राजस्थान जी के पढ़ने के बाद आता है 500 साल पहले गए थे, उस आदमी को याद है। उसने कहा मेरी दादी को खूब सारी कहानियां याद थी, आने वाली अब वाली पीढ़ी को हमारी कोई भी याद ही। फिर तो मैंने उसमें और उनके परिवार के सबके देखे, तो कोई कीको है, कोई पीको है, कैथरीन, जेनिफर, कई सारे थे। तो मैंने कईयों को और को भी उनको देखा कि हाँ यार वो सब सरनेम वही लिख रहे हैं, औरों को ज्यादा जानकारियां नहीं, उन अंकल को थी। तो अंकल कई बार यूं, फिर वो उनको भी शौक रहा होगा वहां जाने के बाद भी, तो कभी चित्तौड़गढ़ की फोटो लगा के कहते हम इस धरती से आए हुए हैं, कभी वो जोधपुर की फोटो लगा के कहते हैं कि ये मेरे पूर्वजों का कभी शहर रहा होगा, या मेरे पूर्वज कभी यहाँ से आए होंगे। वो कितनी दूर जाने के बाद भी लोगों से छूटता नहीं है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें भी चली आती है। तो मनुष्य का माइग्रेशन दुनिया में इधर से उधर हुआ है, लेकिन उसकी संस्कृति कभी भी उसे छूटी। इसलिए बर्ने जब वहां बैठ के भी कह रहा है कि हंगरी के अंदर हम इतने सालों से है, आज भी देवी देवता पूज रहे हैं, जिन देवी देवताओं के हाथों में क्या है, और देवी देवता किस पे बैठे हुए हैं? आज भी हमारी लुगाइयां ब्याह में क्या गा रही है? बना बनी गा रही है। तो अगला लिखो इसके बाद में, रिक्रूट, रिक्रूट से क्या बना आपका? रंगरूट। अगला लिखो नायब बख्शी। सुनो देखो, नायब का नॉर्मली मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है नायब का बताओ? क्या होता है? तहसीलदार, सूबेदार, सुनते हो, है ना? सूबेदार बड़ा, उप सूबेदार, तहसीलदार, उप तहसीलदार। तो नायब का मतलब क्या हो गया? उप। तो बख्शी क्या होता है? रक्षा मंत्री। तो नायब बख्शी उप रक्षा मंत्री। सेना बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था, इसलिए एक आदमी से संभल नहीं सकता, इसलिए उसको असिस्ट करने के लिए एक आदमी, और वो कौन हो गया? सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन, ये तो कौन देख लेगा? पर सेना को रुपए भी तो मिलने चाहिए, सेना का खर्चा, रुपए, ये कौन देखेगा? तो सेना के खर्चे और किलों के खर्चे, किसके खर्चे? क्योंकि सेनाएं कहां रहती थी? किलों में। सेना के रहने वाले किले हैं, तो उनकी किसी की मरम्मत करवानी, नया किला बनवाना, ये सारे खर्चे को हैंडल करेगा, तो कौन करेगा? कौन करेगा? देख लो, यह सेना तथा किलों पर होने वाले खर्चों की जांच करता था, या खर्चों का ध्यान रखता था। ही मैनेज्ड एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड फोर्स। यह सेना तथा किलों पर होने वाले खर्च का ध्यान रखता था। ही मैनेज्ड एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड फोर्स। अब यदि आप मेरे को जिम्मेदारी दो कि सर खर्चे का ध्यान आप रखो, तो मेरे को इनकम का भी तो पता होना चाहिए। भाई जब मेरे को, मुझे पता हो कि यार इनकम 7,000 है, तो उस हिसाब से खर्चा करूंगा, खाली खर्चे का ध्यान कैसे रखूंगा? इसलिए नायब बख्शी को कहा गया रेख का ध्यान भी तू ही रख। किसका ध्यान? कहां से कितनी रेख आ गई, कहां से कितनी रेख नहीं है, नहीं आई तो ले क्या?
कम आई तो क्यों आई, पूरा ध्यान रख। अब तेरे को पता होगा इतनी रेख क्या इनकम है, रेख का पता होगा, इनकम का पता होगा, तो तू इस हिसाब से क्या कर लेना, खर्च लिख लो। यह रेख का भी ध्यान रखता था, ही ऑल्सो मैनेज्ड रेख। यह रेख का भी ध्यान रखता था, ही ऑल्सो मैनेज्ड रेख। अगला लिखो सिकदार। अगला कौन है, सेना के खर्चे तो कौन ध्यान रखेगा, नए बख्शी। तो नॉन मिलिट्री, सेना के अलावा बाकी खर्चे भी तो हो सकते हैं, वो कौन ध्यान रखेगा, सिकदार लिख लो। यह गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता था, ही मैनेज नॉन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। यह गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता था, ही मैनेज्ड नॉन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता था। एक काम तो यह था, फिर इसका दूसरा काम यह था सिटी का ध्यान रखना। शहरों का ध्यान कोई रखता था तो कौन रखता था, देखो यह नगर अधिकारी होता था, कि वो सिटी ऑफिसर या नगर प्रशासनिक अधिकारी होता था, सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यह नगर प्रशासनिक अधिकारी होता था, तो वो सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, नगर प्रशासनिक अधिकारी होता था। कि शहरों का प्रशासन कैसे चलेगा इसका ध्यान भी कौन रखेगा, सिकदार। अपने राजस्थान में इसको बोलते थे सिकदार, मुगल इसी को बोला करते कोतवाल। मुगल इसी क्या बोलते लिखो मुगल प्रशासन में, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन में, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इसे कोतवाल कहा जाता था। ही वॉज कॉल्ड एज कोतवाल, इसे कोतवाल कहा जाता था, ही वॉज कॉल्ड एज कोतवाल। क्या कहा जाता था इसको, कुल मिला के पुलिस थी उस टाइम की। नगर में किसी भी प्रकार का कोई पंगा ना हो। भाई आपने कह दिया कि जागीर का ध्यान कौन रखेगा, कि सामंत रखेगा, परगे का ध्यान कौन रखेगा, हाकिम रखेगा। पर जो शहर बन गए तो शहरों के अंदर चोरी चकारी घटनाएं ज्यादा हो जाती, गांव की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा हो जाती है। फिर उसका ध्यान कौन रखेगा, तो उसका जो पुलिस अधिकारी, एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला जो बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं, सिकदार। अपने तो बोलते हैं सिकदार, और मुगलों में उसको क्या बोलते हैं, कोतवाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी, परदादाजी गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। नेहरू जी के जो भी परदादाजी फोर फादर थे गंगाधर नेहरू, वो दिल्ली के क्या थे, इसका मतलब दिल्ली के पुलिस अधिकारी। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का ध्यान रखने का काम किसका है, कोतवाल कर। कोतवाल नेहरू जी के परदादाजी रहे होंगे। कोतवाल एक प्रकार से पुलिस अधिकारी हुआ करता था। इसलिए आज भी थानों के नाम शहर में होता है कोतवाली, पता है। शहर के अंदर जो गांव का थाना कभी कोतवाल नहीं देखोगे आप, कि गांव में थाना था और आपने उसको कोतवाल देख लिया। शहरों के थाने होंगे, उनके नाम क्या होंगे। इसलिए मुहावरे बने, सैया भय कोतवाल डर कहेगा। यदि सैया कोतवाल बन गए तो फिर डरने की कोई आवश्यकता, बालम थानेदार। वो गाना गलत है, क्योंकि बालम थानेदार होगा तो जिप्सी चलाएगा, उसका बालम कांस्टेबल है, इसलिए जिप्सी चला रहा है वैसा। उसको पता भी नहीं है कि बालम कांस्टेबल है, फालतू का गीत गा रही हो, है ना। आप और सुनते हो कि उल्टा चोर, कोतवाल एक प्रकार से पुलिस हो गई। आगे बात समझ, अगला लिखते हैं। देखो मीर सामा, कौन है अगला, मीर। मीर सामा आप यूं मान लीजिए, अगला इसका एक नाम और होता था वैसे, खान सामा भी बोलते। क्या बोलते, तो लिख लो भले, दोनों लिख लो, इसकी खान सामा भी लिख लो। मीर साना आया खान सामा। खान सामा से तो आप समझ जाओगे जो खाने का प्रबंध करे। पर इसको खाने से नहीं, एग्जैक्टली यूं मतलब कि खाने का नहीं। इसका मतलब यह था कि जो राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था उसको क्या बोलते, भाई राजा के महल में जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति करने का काम किसका है, किसका काम है, मीर साहब लिख लो। यह राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, यह राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। ही सप्लाइड गुड्स टू रॉयल पैलेस, सप्लाई करता था। ही सप्लाइड गुड्स टू रॉयल पैलेस, राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। राजकुमारी कहे मैगी खाऊंगी तो कौन ले जाके दे, राजकुमार कहे गया सैटरडे शाम को एकदम चिल्ड आनी चाहिए भाई साहब,
तो कौन ले जाके देता था? कौन ले जाके देता? अच्छा, ये केवल ये राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, जो राजकीय उद्योग है उनका भी ध्यान रखता। रॉयल इंडस्ट्री जो है उनका भी ध्यान कौन रखता था? उद्योगों में जो भी बन रहा है, क्रय विक्रय जो भी हो रहा है, उसका ध्यान भी कौन रखेगा? मीर साहब। लिख लो, यह है राजकीय उद्योगों का ध्यान रखता था। ही मैनेज्ड रॉयल इंडस्ट्रीज, या गवर्नमेंट इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा समझा, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री थी, ही मैनेज्ड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। यह राजकीय उद्योगों का ध्यान रखता था। दो बातें लिखो फिर अपने एक साथ समझेंगे। देखो, यह बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। यह बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। यह बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। देखो, कालांतर में इसे दीवान बनाया जाता था। लेटर ऑन ही वॉज प्रमोटेड एज दीवान। कालांतर में इसे दीवान बनाया जाता था। लेटर ऑन ही वॉज प्रमोटेड एज दीवान। कालांतर में इसे दीवान बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? दीवान बनाया जाता था। सुनना, देखो इसका मतलब ये हुआ कि महल के अंदर जो कुछ चाहिए उसको भेजने का काम कौन करेगा? मीर सामा या खान साहब। तो ईमानदार होना जरूरी है। यदि आपने बेईमान को लगा दिया तो पैसे खा सकता है, उससे भी बड़ा बात मार दे, जहर दे देना किसी को। तो राजा बड़े विश्वास पात्र आदमी को इस पोस्ट पर लगाया करता था। और यदि किसी ने इस पोस्ट पर विश्वास से काम कर लिया कि भाई यहाँ पैसे बचने की संभावना कम है, कि भाई सामान, भाई होता क्या है नॉर्मली कि सामान पहुंचाने का काम है, किसी ने 10 रुपए मार ली, 20 रुपए मार ली, वैसा कोई कर सकता है। उद्योगों का ध्यान रख रहा है तो वहां पैसे का क्रय विक्रय जो हो रहा है उसमें वो कोई अपने बेईमानी कर सकता है। लेकिन यहाँ कोई ईमानदारी से काम कर गया, उसको आगे बढ़ाते दीवान। क्या बढ़ाते? दीवान के पास तो पूरे राज्य के पैसे है ना, तो पूरे राज्य के पैसे किसी ईमानदार आदमी को दिया जाए तो क्या क्या योग्यता ईमानदारी की? साहब मीर सामा के पद पे बहुत ईमानदारी से काम किया हुआ है। इस बंदे ने वहां ईमानदारी से काम किया था, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? तो बहुत ही विश्वास पत्र, ईमानदार भी नहीं, आप यूं कहिए विश्वास पत्र जो आदमी होता है उसी को क्या बनाते? क्योंकि इस मामले में मैंने कभी पहले एग्जाम्पल दिया होगा, इस मामले में राजा की जिंदगी बड़ी बुरी थी कि राजा कभी अपनी जिंदगी में गर्म खाना नहीं खा पाता था। कि राजा का खाना आया, जो रसोईया बना के लाया पहले उसको कहते इस थाली में से तू खा। वो खाता, फिर आधे घंटे बैठ के देखते कि झाग आ रहे हैं मुंह में नहीं आ रहे, भाई जहर दिया हो नहीं दिया हो, ज्यादातर मामलों में ऐसा था। फिर उसके देखते कि नहीं नहीं झाग नहीं है भाई साहब, इसके ठीक है मामला एकदम। तो बात तो कहते हैं राजाओं को जहर देने के भी बाद में लोगों ने नए तरीके निकाले थे। फिर जहर ऐसा देते तो थोड़ा थोड़ा डेली दो, अचानक नहीं मरेगा, 6-7 महीने बीमार होकर मरेगा। उसमें भी लोगों ने तरीके निकाल लिए थे, पर वो अचानक तो नहीं मर जाए तो फिर वो खाने का चेक करने का तरीका था। इसलिए ये व्यवस्था ही अपने तो कि किसी के घर पे खाने के लिए जाओ तो उसको साथ बिठाओ। अकेले नहीं खाएंगे, तू बैठ साथ में, फिर मैं तेरे को खिलाऊंगा, तू मेरे खिला। वरना ये भी हो सकता है ना भाई, आपके घर पे मैं खाने के लिए गया, थाली में बैठे, आपने मेरे वाली साइड के अंदर मिला दिया हो, उधर जो कटोरी रखी दाल की उसके अंदर जहर हो, आप वाली में नहीं हो, तो मैंने कहा मैं इधर से तोड़ के तेरे खिलाऊंगा, तू उधर से तोड़ के मेरे खिला, मरे तो दोनों मरे। एक मरना तो ये आजकल अपने है ना, अरे अरे अरे, एक तो और लेना ही पड़ेगा। लोग क्यों लेना पड़ेगा? कि नहीं नहीं इससे सम्मान बढ़ता आपका, कोई सम्मान नहीं, इसका मतलब है तुम मेरे पे डाउट कर रहे हो कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। कल पढ़ेंगे बाकी।